हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि 18 अगस्त से लेकर कब तक आते हैं हमारे पास 24 अगस्त तक। आई होप आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, जो उसके साथ टर्मिनोलॉजी बनती होगी या जो कनेक्शन बनता होगा इस वाले करंट अफेयर पे, क्योंकि मैंने आपको कई बार क्लासेस में भी ये चीज़ क्लियर करी है कि आपको पिछला करंट अफेयर पढ़ना बहुत मैंडेटरी है ताकि आपको अगले वाले के साथ जो कनेक्शन है वो आप बैठा पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपका सेक्शन कौन सा आता है? नेशनल न्यूज़ का, और इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं जिसका नाम क्या आता है। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, कुछ ना पता चले तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे कमेंट्स पे रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे होते हैं, आप उसे रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं बेटा कि किसके बारे में बात कर रहा है। कहता है पेट्रोग्लिफ्स, और उसके बाद बात कर रहा है जियोग्लिफ्स डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार करते हैं पहले एक बारी और समझते हैं कि हम इस करंट अफेयर के साथ क्या पढ़ने जा रहे हैं, मतलब एक्चुअली में किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, देखिए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी, अगर आप सभी को पता होगा तो इस साल हमारा इंडिया जो है, जो 46th यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो मीटिंग चल रही है, ठीक है, उसे हेड कर रहा है, ये आप सबको पता होगा। इसके साथ अगर हम पिछला थोड़ा सा और करंट अफेयर कनेक्शन बैठाते हैं तो हमारे इंडिया में कितनी यूनेस्को साइट्स हो चुकी हैं, तो हमारे पास कितनी साइट्स हो चुकी हैं? टोटल 43 साइट्स हो चुकी हैं। उसमें से भी अगर हम बात करें, जो मोइदाम है वो हमें याद रखना है कि वो लेटेस्ट एडेड कौन सी आती है हमारे पास, यूनेस्को साइट आती है। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले। अब इसके साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां समझते हैं कि क्या बोला गया है। ठीक है, ध्यान देते हैं। कहता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स। अब पहला तो कंफ्यूजन ही ये है कि ये पेट्रोग्लिफ्स क्या होती हैं और जियोग्लिफ्स क्या होती हैं। तो इनको क्या बोला जाता है बच्चे? इन्हें रॉक आर्ट बोला जाता है। ध्यान देना, एक होता है बच्चे पेंटिंग और एक हमारे पास क्या वर्ड आता है, एक हमारे पास आता है आर्ट। इन दोनों में फर्क है, ये बात पहले आप क्लियर रखेंगे अपने दिमाग में, ये दोनों बातें क्लियर हैं। पेट्रो का मतलब होता है बच्चे रॉक। पेट्रो का मतलब क्या होता है? रॉक। तो किसी रॉक को जब कुरेद कुरेद कर क्या बनाई जाती है, उस पर कुछ भी लिखा जाता है या गढ़ाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं पेट्रोग्लिफ्स। क्या कहते हैं उसको हम? पेट्रोग्लिफ्स। जियोग्लिफ्स की जब आप बात करते हैं तो जियोग्लिफ्स की अगर हम बात करें तो जो पत्थर और चट्टानें होती हैं, जो पत्थर होते हैं या फिर जो हमारे पास चट्टानें होती हैं, उन पर बनी हुई पेंटिंग्स जिसमें जानवर हो गया, कोई भी और मोटिफ हो गया, कोई भी चित्र दिखाया जाता है, उसे हम जियोग्लिफ्स कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं उनको? जियोग्लिफ्स कहते हैं। तो बोलने का मतलब हो गया कि दोनों किसके साथ एसोसिएटेड है? रॉक आर्ट के साथ एसोसिएटेड है। जो जियोग्लिफ्स होते हैं बेटा, वो ज़्यादा करके, जैसे मान लो कि हम आदि मानव है, ठीक है, तो अगर मैंने रॉक पेंटिंग शुरू करी तो मैंने पहले पत्थरों को अरेंज करा, या फिर अगर मैं ज़मीन पे कोई ऐसा पेंटिंग कर रही हूँ या मैं केव्स में कर रही हूँ तो पहले मैंने उनको पूरा साफ करा और फिर पूरे तरीके से मैंने उसके ऊपर पेंटिंग या कलाकारी करी, उसे आप जियोग्लिफ्स कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जियोग्लिफ्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए। ठीक है, कहता है ये कहाँ पर मिलते हैं हमें? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। और इसे किस कैटेगरी में डाला गया है भाई? तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, किस कैटेगरी में डाला गया है? प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। अंडर किसके अंदर डाला गया है? तो आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1960, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब कहता है यहाँ पे जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एंशिएंट आर्ट फॉर्म विच इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ इमेजेस और डिजाइन ऑन द अर्थ सरफेस और रॉक सरफेस। ठीक है, क्लियर है सबके पास? अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन इसके साथ पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन जोड़ती हूँ, है ना। कहता है रत्नागिरी हैज ऑलमोस्ट, कितने हैं यहाँ पे? 1500 आर्ट वर्क हमें यहाँ पे मिलते हैं। और कितनी साइट्स में मिलते हैं? 70 साइट में। 7 ऑफ विच, उसमें से 7 जो हैं वो कौन से में आती हैं? तो वो आपको याद रखना है, वो किसके अंदर आती हैं? यूनेस्को साइट्स के अंदर आती हैं। अगला कहता है पेट्रोग्लिफ्स आर फाउंड इन दियूद। याद रखना है, दियूद रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में गांव होगा, वहां पर आता है। विच डेट बैक्स टू, कहाँ की है ये? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी एज की? मीजोलिथिक।
फिर आप पहला वाला चैप्टर जो एंशिएंट हिस्ट्री का होता है, स्टोन एज वाला, वो आप छोड़ के जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब आप पढ़ रहे होते हैं एक बार पढ़ लो उसको, ताकि आपका जब करंट अफेयर कुछ भी उसके साथ आए तो आप कनेक्शन बैठा पाएं। तो ये किसके साथ आ रहा है आपके पास? मीजोलिथिक के साथ। अप्रॉक्सीमेटली कितने साल पुराना है? तो 20,000 से लेकर 10,000 साल पुराना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा और चीज़ों को सीखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। देखिए समझते हैं। आइए, जब हम स्टोन एज वाला चैप्टर पढ़ते हैं, किसके अंदर? एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। आप सबको पता होगा एंशिएंट जो ये स्टोन एज वाला चैप्टर है ये किस हिस्ट्री के अंदर आता है? तो आपको याद रखना है किसके अंदर आता है? प्री हिस्ट्री के अंदर आता है। और प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है बच्चे जिसका, ध्यान रखना है आपने, जिसका रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो नो रिटन रिकॉर्ड आपको याद रखना है अवेलेबल। उसे क्या कहा जाता है बच्चे? उसे कहा जाता है प्री हिस्ट्री कहा जाता है। पहला क्लियर हुआ आपके पास? तो अगर हमसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्री हिस्टोरिक साइट्स मिली हैं, तो बिल्कुल वो सही कह रहा है, क्योंकि वो किसके साथ एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है स्टोन एज के साथ। और प्री हिस्ट्री कौन सी हिस्ट्री होती है? जिसका रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसमें से एक आता है आपके पास पैलियोलिथिक, याद रखना है आपने। एक कौन सा आता है? पैलियोलिथिक एज। सेकंड आपके पास आता है मीजोलिथिक एज। और मीजोलिथिक के बाद लास्ट हमारे पास आता है नियोलिथिक एज आता है। ठीक है, मैं आपको क्लासेस में कई बार बता चुकी हूँ, ऐसे याद रखो, पुराना आदमी, मिडल आदमी, ऐसे याद रखो, और नियोलिथिक। ठीक है, इनके सब के ऑक्यूपेशन और इन सब के जो टूल्स थे, जो स्टोन टूल्स होते थे, उनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टोन टूल्स के बेसिस पे ही हम इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? 3 में। कौन कौन सा? पैलियो, मीजो और नियोलिथिक। ठीक है, अब जो साइट मिली है, जो अभी जो आर्ट फॉर्म मिले हैं या आर्ट स्ट्रक्चर्स मिले हैं, वो कहां पे मिले हैं हमें? मीजोलिथिक एज में। बोलने का मतलब है कि जो इस एज का जो सेकंड वाला फेज है, उसके जो हमें है वो और रॉक आर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, वो आता है आपके पास भीमबेटका। क्या आता है आपके पास? भीमबेटका। भीमबेटका जगह का नाम है, और भीमबेटका कहाँ पर आती है? ये जगह मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखना है आपने, भीमबेटका कहाँ पर आती है बच्चे हमारे पास? तो आपको याद रखना है भीमबेटका कहाँ पर आती है? मध्य प्रदेश में। और इसे फाउंड किया गया था 1957 में। भीमबेटका को फाउंड किया गया था कब? 1957 में। और फाउंड करने वाले कौन थे? तो उनका नाम था वीएस वकानकर। क्या नाम था उनका? वीएस वकानकर। और अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा एंशिएंट के अंदर, तो आप पढ़ते हैं कि इन तीनों जगहों का एक कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है, और उस कॉमन एग्जाम्पल का नाम है हमारे पास भीमबेटका। क्या है कॉमन एग्जाम्पल का नाम हमारे पास? भीमबेटका। ठीक है, तो आई थिंक आपको पहला वाला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लियर हुआ है। और किसके बारे में बात कर रहा है? रॉक आर्ट्स के बारे में। किससे एसोसिएटेड है? एंशिएंट हिस्ट्री के पहले चैप्टर स्टोन एज से एसोसिएटेड है। और कौन से युग का है ये वाला? तो आपको याद रखना है मीजोलिथिक एज का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हो गया। अगला इसके बाद इसी के साथ देखिए, कहता है पेट्रोग्लिफ फीचर्स फुटप्रिंट, अ डोंकी, अ रहिनो, अ डियर, अ मंकी। उसके बाद जियोग्लिफ्स कहाँ पर आते हैं? कोंकण कोस्ट में। और जब भी आप कोंकण कोस्ट की बात करते हैं, कौन सा एरिया कवर करता है ये? महाराष्ट्र और गोवा को। एंड दे आर यूनिक क्लस्टर ऑफ पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इंक्लूड मराइन एंड रिवराइन, मतलब कि पानी वाली भी और नदी वाली भी, अलॉन्ग विद एनिमल्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स दैट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द रीजन सेंचुरीज अगो। ठीक है, क्लियर हो गया सबके पास? तो एक आदि मानव का जो युग था, उसके साथ ये पूरा का पूरा करंट अफेयर हमारे पास एसोसिएटेड हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, चलो मैं ये आपको बता देती हूँ पहले तो, यूनेस्को की जब हम बात करते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है बच्चा इसका? पेरिस, फ्रांस। और पेरिस से ही हमें याद रखना है कि 33rd ओलंपिक्स कहाँ पे हुए हैं इस बारी? तो आपको याद रखना है पेरिस में। और अभी इसी करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे कि पैरा ओलंपिक्स भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स भी, वो भी कहाँ पर होंगे? तो वो भी
पेरिस में ही कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए, और कब बना था ये, तो आप याद रखेंगे 1945 में यूनेस्को का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। कहता है इंडिया लॉस्ट 33.9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप ड्यू टू एक्सेस रेन। ठीक है, अब बेटा इसका कनेक्शन जो पिछले हफ्ते का करंट अफेयर था उसके शुरू से बैठाओ। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि इस बारी, ठीक है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है इसका असर किसके ऊपर हो रहा है, हमारे ऊपर हो रहा है, हमारे किसानों के ऊपर हो रहा है, हमारी फसलों के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो उसी लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, याद करो 109 वेराइटीज इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें मिलेट, ग्राउंडनट, चिकपी ये सब आया था। तो वही बात यहाँ पे थोड़ी सी उसके साथ ही थोड़ा सा कनेक्शन बैठा के समझते हैं। कहता है बच्चे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है और इनकी रिपोर्ट का नाम है इनकम प्रोटेक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, हाउ इंडिया इज बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। इंडिया ने कितना एरिया लॉस्ट कर दिया है, देखिए यहाँ पे 33.9 मिलियन हेक्टेयर। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है इस साल यहाँ पर, सॉरी इस 2015 से 21 तक क्या हुआ यहाँ पे, एक्सेस रेन के कारण, और एडिशनल 35 मिलियन हेक्टेयर ड्यू टू ड्रॉट। तो आप सबको पता है जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं उसका असर किसके ऊपर पड़ता है, हमारे मौसम के, हमारी फसलों के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, कहता है इसके बाद सेवरल इंडियन सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इनको भी यहां पर लॉस हुआ है। और कितना लॉस बताया गया है, $160 बिलियन इन 2021 ड्यू टू लॉस्ट वर्किंग आवर्स फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेट इम्पैक्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब आप बात करते हैं, इसकी स्थापना की गई थी, आप लिख लेंगे 1971 को, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, कोलंजी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चा मोदी सरकार जो है, इसीलिए हम किसके ऊपर जोर दे रहे थे यहाँ पे कि ऐसी फसलों को क्रिएट किया जाए जहाँ जिस पे ड्रॉट की मार ना पड़े। तो और इसी के साथ आप ये भी देख रहे हैं कि इंडिया का इतना % एरिया या इतना हेक्टर एरिया क्या कर चुका है, जा चुका है, खराब हो चुका है पूरा का पूरा, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, अगर हम इंडियन जीडीपी की बात करें बच्चा, ठीक है, हम अगर इंडियन जीडीपी की बात करें तो उसमें 15% जो है वो कहाँ से आता है हमारे पास, तो आपको याद रखना है वो सारा हमें कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से। और साथ ही साथ 40% लोग जो हैं वो किसके साथ जुड़े होते हैं, वो इस एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कनेक्टेड है। और ऐसा कह सकते हो कि 40% लोगों को रोजगार मिल रहा है, किसकी वजह से, इस एग्रीकल्चर की वजह से। और अगर ज़मीन ही नहीं रहेगी, खराबी हो जाएगी, तो क्या हम इस तरीके की खेती कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसीलिए वो मिलेट वाला आया, फिर इसीलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को घोषित किया गया। 19 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज मिलेट डे, हम सेलिब्रेट करते हैं, ये सब इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अगर आप पहला करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप इसे कनेक्शन बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगला कहता है फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। अब पहले इस टर्म को पहले करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, अब पहले इस टर्म को समझते हैं, है ना, क्योंकि इजी भाषा में हमें ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझते हैं। जब भी हम बच्चे नेट जीरो किसकी बात करते हैं, हम नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात करते हैं, तो समझिए, ठीक है, एक तरफ हम ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, देखिए ना, ऐसा ही कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, और दूसरी तरफ हम उन्हीं को कम करने के लिए, मतलब उनका जो एमिशन है उसे कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई स्टेप्स भी उठा रहे हैं। मतलब एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर रहे हैं, रिलीज भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इनको कम करने के लिए भी कदम उठा रहे हैं। इस बैलेंस को बनाए रखना उसे कहा जाता है नेट जीरो कार्बन एमिशन। क्या कहा जाता है उसे, नेट जीरो कार्बन एमिशन उसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, कहता है दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पहला एयरपोर्ट बन गया है इंडिया का जिसको कौन सा वाला ये टैग मिला है यहाँ पे, तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का टैग मिला है। और लेवल का सर्टिफिकेट लेवल भी होते होंगे, उसमें कौन सा लेवल है इसका, 5 है। अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए था कि ये रिपोर्ट
कौन पेश कर रहा है? तो ये देखिए, ये बॉडी है जो क्या कर रही है, रिपोर्ट को पेश कर रही है। तो क्या नाम है, एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिशन, मतलब रैंकिंग की बात कर रही है इसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया इंदिरा गांधी वाला। सेकंड है केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर आता है, कर्नाटका में। ये पहला एयरपोर्ट बन गया एशिया का, एशिया टू रिसीव द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल्स, और इसका लेवल भी कितना लिखा गया है यहाँ पे, 5 ही है, ठीक है। उसके बाद एसीआई की जब आप बात करते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 1991 में, और इसका काम क्या है बेटा, इसका एक्चुअली में काम है कि जो एयरपोर्ट का कलेक्टिव इंटरेस्ट है, प्लस उसे टू वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट एक्सीलेंस इन द एविएशन। तो फ्लाइंग इंडस्ट्री में इन सब पैरामीटर्स को, कार्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ों को कवरेज दी जाती है, उसके हिसाब से ये रैंकिंग यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल हमें कहाँ देखने को मिलता है, कनाडा में देखने को मिलता है, ठीक है। सीधा फैक्चुअल करंट अफेयर है, ज़्यादा नहीं भी याद रहेगा, मतलब याद रखना पड़ेगा वैसे आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, ये जो फसलें ख़राब हो रही हैं, ठीक है, इस जो फसलें ख़राब हो रही हैं, इसके लिए आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लॉन्च करी थी, ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा, फसल बीमा मतलब बेटा जब फसल खराब हो जाएगी, और ऐसा अंग्रेज भी करते थे वैसे, ठीक है, पर चलो ये आपको याद रखना है, क्या नाम था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इसके साथ आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला करंट अफेयर, ठीक है, ये रहा आपके पास, जिसमें जीरो नेट एमिशन की बात की गई है, ठीक है। आगे अगला आता है अब आपके पास यहाँ पे, नीति आयोग लॉन्च्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्री टेक राइज एक्सीलरेटर प्रोग्राम। अब हमारे दिमाग में पहला ही क्वेश्चन आना चाहिए था कि यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है वो, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक, ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक की वो बात कर रहा है यहाँ पे, और इसके बारे में बात करते हैं, डिटेल में इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, हम सबको पता है कि क्लाइमेट की मार इस बार कितनी बुरी है। अभी आप पिछले करंट अफेयर में पढ़ कर आ रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट की मार कितनी बुरी है। इसी के लिए क्या लाया जा रहा है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक राइस एक्सीलरेटर प्रोग्राम, जिसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हम ऐसे पहले प्रोग्राम, ऐसी अप्रोचेस को चलाएंगे जिसमें हम ड्रॉट प्रोन जो है अपने पास फसलें हैं, या फिर ऐसा कह लो जिनको पानी कम लगता है, ऐसी फसलों को क्या करेंगे, यहाँ पे जनरेट करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें हम यहाँ पर बचा पाएं, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बैक्ड अटल इनोवेशन मिशन इन कोलैबोरेशन विद, किसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट करा है, तो कॉमनवेल्थ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसकी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने स्टार्ट करा है क्लाइमेट स्मार्ट एग्री टेक कोहोर्ट ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास यहाँ पे कि राइस का फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, या ऐसा लिखा होगा और पूछा होगा कि किसके साथ एसोसिएटेड है, तो किसके साथ है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब कहता है द एम इज टू हार्नेस कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल सॉल्यूशन, ताकि जो क्लाइमेट चैलेंज आ रहा है किसकी फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, उसे बचाया जा सके, या उससे ऐसी फसलों को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। कहता है द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम विल ऑफ 9 मंथ, ड्यूरिंग दैट पीरियड द सिलेक्टेड स्टार्टअप और जो एमएसएमई है विल बेनिफिट फ्रॉम सीरीज ऑफ सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन लर्निंग एंड इन पर्सन सेशन इंक्लूडिंग इमर्शन वीक इन बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे चलाया जाएगा, और कितने महीनों के लिए चलाया जाएगा, तो आप याद रखेंगे 9 महीनों के लिए ये चलाया जाएगा, ठीक है। और किन दो कंट्रीज के बीच में चल रहा है ये, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक बायलैटरल प्रोग्राम है जिसमें क्या किया जाएगा बच्चे, जिसमें एनवायरनमेंट और जो क्लाइमेट चेंज है उसे बचाने, मतलब उसको तो चलो हम चेंज ही नहीं कर सकते ना, उसे हम बचा नहीं सकते, हाँ, पर उसकी वजह से जो होने वाला नुकसान है, जो भी चीज़ें हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप मुझे बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल और करेंसी क्या है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल करेंसी क्या है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला आता है 6 नई पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनी हैं 2024 और 25 के लिए, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, 6 पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है 2024 और 25 के लिए, ठीक है। चलिए पहले पार्लियामेंट से बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला
एक मिनट ज़रा देखें, पहले जगह है आगे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से बात कर लेते हैं, ठीक है, इसी पे बात कर लेते हैं। आइए, जब हम बच्चा पार्लियामेंट की बात करते हैं, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट, या फिर ऐसा पहला कह लो कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनती है, तो आप सबको पता है उसमें एक नाम किसका आता है, प्रेसिडेंट का, एक नाम किसका आता है, हम सबको पता है, एक आता है हमारे पास काउंसिल ऑफ स्टेट्स, याद रखना है आपने, एक कौन सा नाम आता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और एक आता है हाउस ऑफ पीपल भी कह देते हैं इसको। अब एक बच्चे ने कल परसों एक क्वेश्चन दिखाया था, उसमें ये क्वेश्चन था, मैं आपको यहीं से उसको जोड़ देती हूँ। क्वेश्चन ये था बच्चे कि काउंसिल ऑफ स्टेट को और हाउस ऑफ पीपल, ये तो इंग्लिश नेम है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट का कंसेप्ट कहाँ से कॉपी करा था, ब्रिटेन से करा था, ठीक है, मतलब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट का प्रोविजन है वो कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है। तो अब यहाँ समझिए, ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट और जो क्या है हाउस ऑफ पीपल है, इनका हिंदी नेम बोलने का मतलब है, काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल का नाम क्या आएगा, लोकसभा। ये हमने कब अडॉप्ट करा है, तो आपको याद रखना है 1954 में हमने इसे अडॉप्ट करा था। ये आपको पॉइंट बहुत क्लियर रखना है, ठीक है। इससे पहले तक हम क्या कह रहे थे, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट और क्या कहते थे, हाउस ऑफ पीपल। क्लियर हो गया आपके पास। अब सेकंड समझते हैं, जब हम आर्टिकल की बात करते हैं पार्लियामेंट का, तो 79 से लेके 122 आर्टिकल तक हम किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। पहली बार पार्लियामेंट कब बनी थी, तो आपको याद रखना है, पहली बार हमारी पार्लियामेंट कह लो या फिर ऐसा कह लो, हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पहली पार्लियामेंट या पहला, अच्छा आप मुझे बताएंगे पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था, 1951, 52, 1953, 54 या 1950, 51 के बीच में हुआ था, आप मुझे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक के साथ समझते हैं क्या बोला गया। देखिए बच्चा, कहता है लोकसभा के स्पीकर, पहला क्वेश्चन निकल गया, कौन है अभी, ओम बिरला है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटेड 6 नई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है उन्होंने, जिसमें से एक आती है आपके पास पब्लिक अकाउंट कमेटी, याद रखना है, एक आती है कमेटी ऑन एस्टिमेट, एक आती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, एंड कमेटीज जो किस पे फोकस करेंगी, किस किस के वेलफेयर पे, ओबीसी, एससी और एसटी लोगों के वेलफेयर पे काम करना शुरू करेंगी, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं। देखिए कहता है इन कमेटीज को कौन सी लोकसभा के लिए बनाया गया है, तो एक और क्वेश्चन निकल गया 18th के लिए, और कितना टेन्योर रहेगा इनका, तो आपको याद रखना है 1 साल, और इसमें जो मेंबर्स आएंगे वो दोनों जगह से आएंगे, कहां से, राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा से भी आएंगे। जब हम पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं, तो इज क्रूशियल फॉर मॉनिटरिंग। अब ये क्या काम करती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे नजर रखती है और उस पर रिव्यू करती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के बेसिस पे। अगला कहता है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब इसे स्थापना की गई थी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना की गई थी 1964 में। किसके रिकमेंडेशन थे, किसके रिकमेंडेशन से, तो आपको याद रखना है कृष्णा मेनन के रिकमेंडेशन से, ठीक है। अगर हम बात करें, इट विल बी चेयर्ड बाय केसी वेणुगोपाल, अ सीनियर इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर, और एमपी हैं कहां से, राजस्थान से, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आपके पास यहां से निकल कर आ गया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे आप दिखाते हैं वहां पे लिखा होता है आपके सिलेबस में पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटी लिखा होता है, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने ध्यान रखना और देखना है इसके साथ, ठीक है। अगला उसके बाद है, इसमें कितने मेंबर्स रहेंगे, 22 मेंबर रहेंगे, 15 कहां से आएंगे, लोकसभा से, और 7 से ज्यादा कहां से नहीं आएंगे, राज्यसभा से। सेकेंड कमेटी कौन सी आती है आपके पास यहाँ पे, कमेटी ऑन एस्टिमेट। अगर हम इसकी बात करें तो इसे हेड कौन करेगा, संजय जायसवाल, जो कि एमपी है पश्चिम चंपारण बिहार से, और ये जो कमेटी है इसे पहली बार बनाया गया था, कहां से, कब बनाया गया था, 1950 में, और इसमें कितने मेंबर रहेंगे, 30 मेंबर, और 30 कहां से आ रहे हैं, लोकसभा से, ठीक है। अगला तीसरी कमेटी आपके पास आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसके चेयरमैन कौन होंगे, बैजयंत पांडा, याद रखना है आपने, और ये कहां से आते हैं, केंद्रपारा, उड़ीसा से एमपी हैं ये। और सीओयूपी मतलब सीओपीयू को पहली बार कब बनाया गया था, 1964 में, और इसका इस मोशन को प्रपोज किसने करा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और कौन आते हैं आपके पास यहाँ पे, इंडस्ट्री, जिनका नाम क्या था, नित्यानंद कनगो। इसमें कितने मेंबर रहेंगे, 22, 15 लोकसभा से, 7 कहां से आएंगे, राज्यसभा से, और इसे चेयर, हाँ ये हो गया आपके पास। अगला, और हेड कौन करेंगे, बैजयंत पांडा।
उसके बाद चौथी आती है वेलफेयर कमेटी। वेलफेयर कमेटी को हेड कौन करेंगे? गणेश सिंह करेंगे। एमपी हैं ये कहाँ से? सतना मध्य प्रदेश से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको इतना खज्जल ना करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत इजी तरीके से एक टेबल बना सकते हैं। टेबल में कमेटीज़ के नाम, कमेटी को कब कब बनाया गया है और कमेटी को इस बार कौन चेयर कर रहा है, इस तरीके से लिखते हुए आप शॉर्ट नोट बनाकर इसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद और अगला टॉपिक यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद और भी रहती हैं अभी। कहता है द फंक्शंस ऑफ द कमेटी इज टू कंसीडर्ड, इनका काम क्या होगा कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उन पे नजर रखना और साथ ही साथ उनके वेलफेयर के लिए काम करना। इसे पहली बार बनाया गया था कब? 2012 में, याद रखना है आपने, जिसमें 30 मेंबर आते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हमने कितनी कमेटीज कवर कर ली यहाँ पे देखो जरा सा। पहली कौन सी थी आपके पास? पब्लिक अकाउंट। दूसरी कौन सी थी? एस्टीमेट वाली। तीसरी कौन थी? पब्लिक अंडरटेकिंग। और एक कौन सी है? इस कमेटी के अंदर ही आता है बैकवर्ड, एससी और एसटी वाला, ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब कहता है यहाँ पे जो कमेटी है अगली किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। इसे कौन हेड करेंगे? तो ये कलेक्टिव होगी ना, 5 6 इधर ही आ गई, तो कौन करेंगे इसे हेड? डॉक्टर फागन सिंह कुलस्ते। ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा इसे पहली बार कब बनाया गया था? इस वाली को 1968 में, जिसमें 20 मेंबर कहाँ से आते हैं? लोकसभा से, और 10 कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आप मुझे एक टर्म बताएंगे, एमपी लैड क्या होता है? एमपी लैड क्या होता है? क्या ये कोई स्कीम है या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कुछ एसोसिएटेड है जिसमें कुछ फंड दिया जाता है अपने पर्टिकुलर एरिया को बढ़ाने के लिए? ऐसा कुछ तो नहीं है। आप मुझे बताएंगे एमपी लैड क्या है। ठीक है, चलिए अगला आता है इसके बाद आपके पास मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर बिन इब्राहिम्स विजिट टू इंडिया। ठीक है, अब ये सीधा सीधा बिल्कुल फैक्चुअल करंट अफेयर है, इसमें कोई घुमाने वाली बात नहीं है। इसके बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं क्या बोला गया है इसके बारे में। ठीक है, देखिए कहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, क्या नाम है इनका? एच ही दातो। अब क्या पढ़ेंगे इसको, बहुत खतरनाक नाम है। ठीक है, तो आप याद रखो अनवर बिन इब्राहिम, ऐसे याद रखो। और इन्हें किसने इनवाइट करा था? तो इन्हें इनवाइट करा था किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 3 दिन की विजिट के लिए यहाँ पर आए थे ये पहली बार विजिट था मलेशियन प्राइम मिनिस्टर इनका। कहाँ पर? इंडिया में, आपने याद रखना है। एज वेल एज कहाँ पर आए थे ये? साउथ एशियन रीजन में। और जब से ये पीएम बने हैं तब से नहीं आए होंगे, अब आए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने बहुत सारे MOU साइन करे हैं। एक बात मैं आपको बोलूं, आप इस करंट अफेयर को अभी सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में इसी करंट अफेयर के सेक्शन बाय सेक्शन सरकारें इनिशिएटिव लेती हैं, फिर वहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। जैसे याद करो, मैंने आपको नेपाल वाला क्वेश्चन बोला था, मैंने कहा नेपाल और इंडिया की पहली बातचीत जनवरी में हो चुकी थी, पर मुनाल सैटेलाइट को ग्रांट करना, लॉन्च करने की बात कब कर रहे हैं? तो वो हम अब कर रहे हैं जाके। तो आपको पुराने एग्रीमेंट थोड़े से पता होने चाहिए ताकि आप अगला जब करंट अफेयर पढ़े तो आपका कनेक्शन बन पाए। देखिए क्या लिखा है, कहता है MOU किस किस चीज़ों पे साइन होगा? तो एक होगा किस पे, बहुत सारे इन द फील्ड ऑफ कॉपरेशन। पहला रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रेपिट्रेशन ऑफ वर्कर्स, आयुर्वेदा एंड अदर ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी, कल्चर, आर्ट एंड हेरिटेज अमंग अदर्स। अब इससे रिलेटेड स्टार मार्क कर लो। आगे आने वाले टाइम पे अगर आप अगले साल पेपर दे रहे हैं तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई करंट अफेयर आपको अगले साल टकर जाएगा, क्योंकि फिर कोई ना कोई कनेक्शन बनकर आएगा। ठीक है, अगला मलेशिया की कैपिटल की बात करते हैं, कुआलालंपुर, और करेंसी की बात करते हैं तो रिंगिट आता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला आता है कोमेमोरेटिव कॉइन ऑफ एम करुणानिधि। ठीक है, करुणानिधि ये CM है। ठीक है, ये CM थे कहाँ के? तमिलनाडु के। इनकी अगर हम बात करें तो इनसे रिलेटेड ये क्या है हमारे पास यहाँ पे करंट अफेयर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कोमेमोरेटिव आपको पता ही है बच्चे, कोमेमोरेटिव मतलब कॉइन्स के ना कुछ करेक्टर होते हैं, एक होता है कोमेमोरेटिव, एक होता है डोनेटिव, इस तरीके से बनते हैं। तो वैसी कोमेमोरेटिव कॉइन किसके लिए बनाया गया है? तो ये फॉर्मर CM थे कहाँ के? तमिलनाडु के लिए, इनके लिए बनाया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और कौन सा वाला कोमेमोरेटिव कॉइन यहाँ पे? ₹100 कॉइन, जो कि किसके बर्थ सैनिटरी को बताता है यहाँ पे? फॉर्मर CM ऑफ तमिलनाडु। क्या आता है इनका नाम? तो इनका नाम आता है कलईंगार
मुथुवेल करुणानिधि, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको याद रखना है। और बेटा एक आप याद रखेंगे, इनको इस नाम से जाना जाता है, इस नाम का मतलब होता है आर्टिस्ट। तो ये बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी थे, मूवीज़ के लिए भी इन्होंने बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी हैं, एज वेल एज ये कहाँ के सीएम रहे हैं, तमिलनाडु के सीएम रहे हैं। और कितनी बार सीएम रहे हैं, तो 5 टाइम्स। अब जो कोई तमिलनाडु की तैयारी कर रहा होगा वो डिटेल में पढ़ेगा, पर हमें कितनी बार याद करना पड़ेगा कि 5 बार ये क्या रहे हैं, हमारे पास सीएम रहे हैं, किसके, तमिलनाडु के। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आप याद रखेंगे डीएमके पार्टी। कौन सी पार्टी आती है यहाँ पे, डीएमके पार्टी, जिसे द्रविड़ा, जिसे क्या लिखेंगे आप, जिसे द्रविड़ा, ध्यान रखेंगे आप, जिसे द्रविड़ा, आगे कहते हैं मुनेत्रा, ये नाम बड़े अजीब अजीब से हैं, मुनेरता, ठीक है, याद रखेंगे आप, मुनेरता, और कजंगम, ठीक है, ये देख लेंगे आप, ये इस पार्टी का नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, द रिवर्स साइड ऑफ द कॉइन फीचर्स अ पोर्ट्रेट ऑफ करुणानिधि एंड तमिल स्लोगन तमिल वेलुम तमिल वेन। उसके बाद अलॉन्ग विद द टेक्स्ट बर्थ सेनेटरी ऑफ कलाइंगार करुणानिधि इन इंग्लिश एंड हिंदी। कितना वेट होगा इसका, तो 35 ग्राम्स, याद रखना है। डायमीटर, इतना सब कुछ नहीं पढ़ के जाना होता है, इतना आपने याद रखना होता है, ठीक है। बस इतना याद रख लो किसके लिए लाया गया है, और ये कितनी बार सीएम रहे हैं, तो ये 5 बार सीएम रहे हैं, किसके, तमिलनाडु के, ठीक है। तमिलनाडु के अगर हम बात करते हैं अभी सीएम कौन है, तो आपको याद रखना है अभी कौन है, एमके स्टैलिन। कौन है यहाँ पे, एमके स्टैलिन, याद रखना है। और ये भी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, डीएमके पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो हमें पता होना चाहिए किसके साथ करता है, वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और किसके साथ करता है, केरला के साथ, और एक यूटी के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। उस यूटी का नाम क्या आता है आपके पास, पुडुचेरी। क्या नाम आता है उसका, पुडुचेरी। ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। किसके साथ करता है, यूटी के साथ भी, और यूटी का नाम है पुडुचेरी। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा सेक्शन हमारे पास, जिसका नाम क्या आता है, इंटरनेशनल, और इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो कहाँ गई हुई हैं, फिजी। उसके बाद कहाँ जाएंगी, न्यूजीलैंड, और उसके साथ ही कहाँ गई हैं, तिमोर लेस्ते, ठीक है। तो याद रखना है अब आपने, ये एज एड्रेस क्वेश्चन बन जाएगा। इनसे रिलेटेड क्या क्या एग्रीमेंट पे साइन करके आई हैं, वो कहानी अलग बनेगी फिर, ठीक है, वो अलग बनेगी। देखिए द्रौपदी मुर्मू जो है वो 3 नेशन विजिट गई थी, ठीक है। कहाँ पर गई थी, फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब एक एक चीज को देख लेते हैं और बात कर लेते हैं इनके बारे में। पहला, शी स्टार्टेड द फर्स्ट लेग ऑफ हर विजिट विद फिजी। कहाँ पर गई थी, फिजी। और फिजी की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे किसने इन्वाइट करा था, वहाँ के प्रेसिडेंट ने। बेटा नाम बहुत खतरनाक है, तुम पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। उसके बाद है दिस मार्क्स द फर्स्ट एवर विजिट बाय अ हेड ऑफ स्टेट फ्रॉम इंडिया। कहाँ गए हैं वो, फिजी, ठीक है। पीएम तो गए भी होंगे, पर अगर हम बात करते हैं किसकी, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, मतलब जो राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पर गई हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिजी क्या है, तो फिजी एक छोटी सी कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है, जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, पैसिफिक ओशन के पास हमें देखने को मिलती है, ठीक है। कैसी कंट्री है, तो आप याद रखेंगे एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, पैसिफिक ओशन के भी साउथ में मिलती है। तो आप लिख लेंगे साउथ पैसिफिक ओशन की तरफ हमें देखने को मिलती है। कौन सी वाली यहाँ पे कंट्री, तो आप याद रखेंगे फिजी के बारे में, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा फिजी की कैपिटल की बात करें तो फिजी की कैपिटल का नाम आता है सुवा। और अगर यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ना ये ए लिख लो और उसके बाद इसे बी लिख लेना, ठीक है। देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज ऑनर्ड विद कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसेंटली इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किस कंट्री ने ऑनर करा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, या फिर उनका जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है उससे, ठीक है। ये हो गया पहला सेक्शन। अब सेकंड कहां गई थी वो याद करो, सेकंड कहां गई है, वो न्यूजीलैंड गई है। जब आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं बेटा, तो न्यूजीलैंड भी कैसी आती है, हमारे पास एक आइलैंड कंट्री है, वो भी हमें कहां मिलती है, साउथ पैसिफिक, साउथ वेस्ट, साउथ, हाँ पैसिफिक
पैसिफिक ओशन की तरफ हमें देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है, मतलब पैसिफिक ओशन के साउथ पे देखने को मिलती है हमें। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें बच्चा, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या आती है, ये देखो वेलिंगटन, ठीक है, एक और बन गया आपके पास, सेकंड हो गया। अब तीसरा चलो कहाँ गई थी वो, तिमोर लेस्ते भी गई हैं, तो कहता है शी कंक्लूडेड बाय विजिटिंग। अब लास्ट कहाँ गई है, पहले कहाँ गई, फिजी, फिर न्यूजीलैंड, और उसके बाद कहाँ गई है, तिमोर लेस्ते। कहता है इंक्लूडिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते, और तिमोर लेस्ते की कैपिटल क्या है बच्चा, दिल्ली। क्या है कैपिटल है इसकी, दिल्ली। तो आप याद रख सकते हैं कैपिटल हमारी तरह ही है, दिल्ली दिल्ली, तो दिल्ली दिल्ली आप इसे याद कर सकते हैं। और ये भी कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये वाली कंट्री भी, तो ये हमें मिलती है साउथ ईस्ट एशिया में। कहाँ पर मिलती है हमें ये, साउथ ईस्ट एशिया, आपको याद रखना है। और यहाँ पे भी किसने बुलाया था, वहाँ के राष्ट्रपति ने, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा बच्चा इन्हें तैमूर सॉरी, आई एम सो सॉरी, तैमूर ही तो है, तैमूर की भी हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से नवाजा गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दो जगह पे इनको किससे नवाजा गया है, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से, ये आपको समझना पड़ेगा। तो तिमोर लेस्ते में भी इन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से नवाजा गया है, जिसे ग्रैंड कॉलर, ठीक है, याद रखना है आपने, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से भी इन्हें नवाजा गया है, ठीक है। तो सीधा सीधा फैक्चुअल हो गया आपके पास, और ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं, अगली कौन सी आती है हमारे पास यहाँ पे, सेक्शन बैंकिंग और इकोनॉमी का, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है ब्रेल डेबिट कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आप देखेंगे इसको, क्या बोला गया यहाँ पे, ये ब्रेल डेबिट कार्ड है। पहला क्वेश्चन, ब्रेल डे कब मनाते हैं, तो हर साल हम ब्रेल डे मनाते हैं 4 जनवरी को। और ब्रेल डे हम, ये एक लिपि है, अगर आपको पता हो तो ब्रेल एक्चुअली में एक लिपि है, जो लोग पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं या फिर जो कि पार्शली नहीं देख पाते हैं, उनके लिए एक लिपि को क्या नाम दिया गया है, ब्रेल। अब आपने सुना होगा कि ये एटीएम कार्ड, इसके लिए फलाना ढमकाना, इस तरीके से सुना होगा। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसके लिए एक कार्ड बनने जा रहा है, यहाँ पे ब्रेल लोगों के लिए क्या बनने जा रहा है, डेबिट कार्ड। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। देखिए, कहता है पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च करा है पीएनबी अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड। एक ये नया इनिशिएटिव है विजुअली इंपेयर्ड कस्टमर्स के लिए, ताकि वो कॉन्टैक्टलेस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, डेबिट कार्ड को इजीली एक्सेस कर सकें ऑन रुपे नेटवर्क, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके साथ क्या है बेटा, इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। पहला, ये जो डेबिट कार्ड होगा, याद रखना है, फीचर्स अ राउंडेड नॉच होगी इसके साथ ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ चिप, ताकि जो है जो कार्ड होल्डर है उसको क्या यहाँ पे पता चल सके, कार्ड होल्डर टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द कार्ड बाय डिपिंग द सेम इन द ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। मतलब जब आप उसे जब आप उसे उसमें एटीएम जो वो कार्ड जहाँ से इंसर्ट किया जाता है, जब आप उसे इंसर्ट करेंगे तो आप टच करके पता लगा पाएँ कि उसे किस जगह पे और कहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद है ग्लॉसी स्पॉट यूवी लैमिनेशन इफेक्ट, बैंक्स लोगो हैज रेज्ड टेक्सचर एंड glossy spot ultraviolet lamination effect, whereas the contactless symbol has a rough spot on UV silk screen। ये अब आप देख लेंगे इसके साथ साथ, मतलब सीधी बात है, इसमें क्या कि इससे क्या मदद मिलेगी, इससे जो विजुअली इंपेयर्ड कस्टमर हैं टू लोकेट द बैंक्स लोगो इजीली एंड रीड द कार्ड्स कॉन्टैक्टलेस सिंबल्स, ठीक है, इन्हें पढ़ पाएंगे। उसके साथ आगे क्या बात करता है यहाँ पे, कहता है ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी होगी, एक इंडिविजुअल कितनी तक की लिमिट यहाँ पे रख सकता है, तो कितनी बोली गई है बच्चा, 5000 इन कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन पर डे एट नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनेबल्ड पीओएस टर्मिनल्स विदाउट एंटरिंग देयर पिन। तो वो वहां पे जाकर विदाउट पिन क्या निकाल सकता है, 5000 की ट्रांजैक्शन कर सकता है, ठीक है। कैश विड्रॉल की लिमिट कितनी रखी गई है, तो 25000 पर डे, आपको याद रखना है। वेयर एज पीओएस क्या होता है बच्चे, जो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं, ई कॉमर्स मतलब जिसमें हम बेचना इन सब के बारे में बात करते हैं, ई कॉमर्स साइट का कितना है आपके पास, 60,000 पर डे। इसको पीएनबी की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 19 मई 1894, और एंड इट ओपन फॉर बिजनेस कब काम करने पे लाया गया था, तो 12 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, नई दिल्ली में। टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है, ये आप देख लेंगे इसके साथ। अच्छा, क्या इसके साथ लाला लाजपत राय का कोई रोल है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे क्या लाला लाजपत राय का कोई रोल है पीएनबी के साथ, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। साथ में फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला आता है, आरबीआई ने
टाइट कर दिया है कुछ नॉर्म्स को जो कि P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा हम बेसिक से समझेंगे चीज़ों को ताकि हमें समझ में आए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बेटा, आरबीआई ने क्या करा है, समझते हैं इस बात को। आरबीआई ने कुछ जो नॉर्म्स हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनके लिए, उनको जो है पीर टू पीर कह सकते हो आप, ये जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उनकी ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए और उनके कंप्लायंस के लिए इसको क्या किया गया है, इसके कुछ नॉर्म्स को टाइटन कर दिया गया है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये करंट अफेयर, क्योंकि समझ में नहीं आएगा ऐसे, तो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि किसके बारे में बात की जा रही है। पहला क्वेश्चन यहाँ से, पीर टू पीर वाले मेथड को इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 2017 में। और किसने इंट्रोड्यूस करा था इसे, आरबीआई ने। चलिए बेसिक से समझते हैं। मान लेते हैं मुझे लोन चाहिए, ठीक है, मुझे घर बनाना है अपना, मुझे लोन चाहिए। तो अगर मुझे घर बनाने के लिए लोन चाहिए तो मैं किसके पास जाऊंगी, लॉजिकली बताइए, किसके पास जाऊंगी, बैंक के पास जाऊंगी। अब मैं बैंक मुझे बोलेगा कि भाई ठीक है, हम आपको लोन देने को तैयार है, आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह दिखाइए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखा दिए। अब बैंक मुझे कह रहा है कि ठीक है, आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, पर आपको 20% क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट रेट किसको देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। सीधा उसने बोल दिया बैंक ने। अब मुझे लग रहा है 20% थोड़ा ज़्यादा भी है, क्योंकि तो पूरा आधी पौनी कमाई इन्हीं को चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी लग रहा है, बैंक से लोन भी लिया जा रहा है। तो उस चक्कर में अब क्या किया गया था, समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। ये समझ में आ गया पहले कि अगर मुझे घर बनाने के लिए लोन चाहिए तो मैं किसके पास जाऊंगी, बैंक के पास जाऊंगी। हम बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, बीच में हमारे देश में ऐसे भी, अच्छा मान लो मैं लोन लेने गई, मुझे बैंक वालों ने 20% बोल दिया, पर जैसे ही मैं बैंक के बाहर निकली मुझे कुछ लोग मिले और उन्होंने मुझे बताया कि हम भी आपको लोन दे सकते हैं, पर आपको 20% का ब्याज नहीं देना पड़ेगा, आपको 15% का ब्याज देना पड़ेगा, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो मैं भी एक पल सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी कि मैं बैंक की तरफ जाऊं या उन लोगों की तरफ जाऊं जिन लोगों ने मुझे क्या बताया, एक 15% वाला फायदा बताया और एक ने कितना बताया मुझे, 20% वाला। तो बाय डिफॉल्ट मैं किसकी तरफ जाऊंगी, 15%। नॉर्मल लेमन कहाँ जाएगा, 15% की तरफ ही जाएगा। तो इसीलिए आरबीआई ने क्या करा था बच्चे, जैसे मान लेते हैं हमारे देश में कुछ बहुत ही अमीर तबके के लोग हैं, ठीक है, उनका पैसा स्टॉक में हर जगह पे लगा रहता है। तो क्या करा, मुझे पैसों की ज़रूरत है घर बनाने के लिए और आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, तो दो बंदों का कनेक्शन बैठाने के लिए, जो लोन देगा और यहाँ बंदा जो लोन लेगा, ठीक है, उन दोनों का कनेक्शन बैठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म को गठित करा था, जिस प्लेटफॉर्म का नाम आता है पीर टू पीर, या फिर पीर टू पीर कह सकते हैं, या पीयर टू पीयर आप क्या कह सकते हैं, पीर नहीं होगा, सॉरी, पीयर टू पीयर क्या होगा, इसका नाम प्लेटफॉर्म होगा। क्लियर हो गया, हाँ या ना, क्लियर हो गया सबके पास, अब समझिए, ठीक है। अब ये बात समझिए, मतलब आरबीआई ने बीच में एक बिचौलिया बिठाया हुआ है, और वो बिचौलिया क्या करता है बच्चे, उस बिचौलिए का काम है, जो लोग लोन देना चाहते हैं वो भी यहाँ पे कनेक्टेड हो रहे हैं, और जो लोग लोन लेना चाहते हैं वो भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कनेक्टेड हो रहे हैं। तो एक मतलब ऐसा कह लो कि एक बेसिस प्रोवाइड कर रहा है कौन, हमें, ये पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म हमें ये बेसिस प्रोवाइड करता है। पर आपको भी पता है हर चीज़ के अंदर क्या आ जाते हैं, समय के अनुसार फ्लॉज आ जाते हैं, क्योंकि अब वो जो पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म है वो भी तो कुछ परसेंटेज अपने पास रखता होगा ना। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में उनमें फ्लॉज बहुत सारे आने लग गए और ट्रांसपेरेंसी खत्म होने लग गई। उसी के लिए क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं, आरबीआई ने ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है, इनके जो नॉर्म्स हैं, इनकी जो सुख सुविधाएं हैं, उनको क्या कर दिया है, थोड़ा सा टाइट कर दिया है, ठीक है, सीधी बात है, उन्हें क्या कर दिया है, थोड़ा सा टाइट कर दिया है। क्लियर हो गया सबके पास, अब बिल्कुल समझते हैं। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं इसके बारे में। कहता है जो ये जो रिवाइज्ड रेगुलेशंस आई है, मैंने क्या कहा, कब इंट्रोड्यूस हुआ था पीयर टू पीयर वाला, 2017 में, और 2024 में, अभी 2024 चल रहा है, और इसी में इनके पास क्या आ गई, यहाँ पे अमेंडमेंट आ गई। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, क्या आ गई इनके पास, अमेंडमेंट आ गई। तो कहता है बच्चे यहाँ पे, कहता है अब ये जो रेगुलेशंस हैं ये अभी से इफेक्ट हो जाएंगी, मतलब ऐसा नहीं कि कल परसों इनको लागू करेंगे, ये इमीडिएटली इफेक्ट हो जाएंगी, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए कहता है हाउ एवर, अब ये पहला पॉइंट है, ये पहली अमेंडमेंट आप इसे कह सकते हैं। हाउ एवर द टाइमलाइन T+1, ये आप स्टॉक वाले उसमें भी पढ़कर आए हैं, T+1 का मतलब होता है ट्रांजैक्शन और उसके साथ एक अगला दिन, ठीक है। तो कहता है T+1 फॉर ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम द एस्क्रो। अब ये एस्क्रो क्या होता है बच्चे, ये वो अकाउंट होते हैं जिसमें एक बंदा जो पैसे दे रहा था
और एक बंदा जो पैसे ले रहा था, उनके अकाउंट को क्या कह देंगे आप यहाँ पे, एस्क्रो अकाउंट्स। बोथ लेंडर और बोरोवर, ये दोनों का अकाउंट होता है। एंड विल इफेक्ट फ्रॉम, क्या बोला यहाँ पे, 15 नवंबर 2024 से। तो बोलने का मतलब है कि अब वेट नहीं किया जाएगा ट्रांजैक्शन, और ठीक उसके अगले दिन ही, मतलब सीधी बात है यहाँ पर, जो ट्रांजैक्शन है उसको अगले ही दिन क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा सामने वाले के अकाउंट में। क्लियर हो गया सबके पास? ठीक है। अगला पॉइंट कहता है एज पर द, अब ये बी आ गया, ठीक है। बी में क्या बोला गया बच्चे, इस रिवाइज्ड रेगुलेशन के अंदर जो P2P प्लेटफॉर्म है वो भाई अपना कोई सामान नहीं बेच सकते हैं कि हम आपको ना हेल्थ से रिलेटेड भी क्या दे देते हैं, कुछ लोन दे देते हैं, हम आपको फलाने से रिलेटेड भी कुछ लोन दे देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई बात वहां पे कर रहे हैं, मतलब अगर P2P बात कर रहा है, तो केवल और केवल लोन स्पेसिफिक होनी चाहिए। उसके अलावा ये नहीं कि चलिए हम मिलकर कोई और काम कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। के बारे में यहां पर बात की गई है। सी वाले की अगर आप बात करें तो कहता है ये जो रेगुलेशंस हैं ये क्या करती हैं, P2P, ये प्रोहिबिट करती हैं P2P प्लेटफॉर्म्स को फॉर प्रमोटिंग P2P लेंडिंग एज एन इन्वेस्टमेंट टूल। ठीक है, मतलब मैं बोल रही हूं ठीक है यार तुम्हारे पास इतना पैसा, तुम पैसा वैसा लगाओ, मैं ये करूंगी फलाना, ये सब नहीं करना है। इन सब चीजों की वजह से ही ये अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, क्लियर है। कहता है एज पर द न्यू रेगुलेशंस ऑल फंड ट्रांसफर बिटवीन द पार्टिसिपेंट, और अगला पॉइंट क्या लिखा है, अ पार्टिसिपेंट ऑन द P2P प्लेटफॉर्म मस्ट बी कंडक्टेड थ्रू एन, अब एक बता दिया ना मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर एक अकाउंट है, ठीक है, किसका, लेंडर और बोरोवर का। उसके बाद अगला कहता है बच्चे, इट इज नाउ रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम 2 एस्क्रो अकाउंट्स, 1 फॉर फंड रिसीव्ड जिसमें पैसा आएगा, एंड पेंडिंग डिसबर्सल जो मतलब लेना होगा, पैसा लेन देन होगा, एंड अदर फॉर द कलेक्शन ऑफ बोरोवर्स। उसके बाद आरबीआई ने एक सेटिंग कैप, कैप का मतलब है कि यहाँ पे लिमिट भी रख दी है। लिमिट कितनी रखी गई है यहाँ पे, तो एक्सपोजर ऑफ द लेंडर टू बोरोवर थ्रू P2P प्लेटफॉर्म कितना लाख रखा गया, 50 लाख। ये आपको यहाँ पर याद रखना था। ठीक है, तो ये बिल्कुल करंट अफेयर बेसिक है, एक बार आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जब आप बैंक को साइड करके किसी और बंदे से लोन ले रहे हैं, जैसे पुराने टाइम पे लिया जाता था, वैसा आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया आपके पास ये वाला भी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है एनपीसीआई ने यूपीआई सर्कल को लॉन्च करा है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा इस बारी का, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ यूपीआई के साथ आप पिछले भी पढ़ चुके हैं, आई थिंक वन वॉलेट करके भी एक करंट अफेयर था इसके साथ। हाँ, यूपीआई वन वॉलेट करके भी था, जिसमें जो फॉरेन जो ट्रेवलर्स इंडिया आते हैं या जो घूमने आते हैं, फॉरेनर्स जो आते हैं, उनको उनके ट्रांजैक्शन को ईजी करने के लिए था, शायद वन वॉलेट इस तरीके से ही नाम था उसका। चलो कोई बात नहीं, इसके साथ जोड़ते हैं। ठीक है, क्या नाम आता है यहाँ पे, यूपीआई सर्कल। अब यूपीआई सर्कल क्या है, मैं आपको ईजी भाषा में समझाती हूँ। हमारे आरबीआई को भी क्लियर हो चुका है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ पीक पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब अब कैशलेस इंडिया है, जो अपने पास कैश नहीं रखना चाहता, जो जाता है स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद अपना जो भी डेटा डूटा लेना होता है उसे लेकर, या फिर जो भी सामान लेना होता है उसे लेकर वापस आ जाता है। इसी के लिए उन्होंने क्या लॉन्च करा है, यूपीआई सर्कल को लॉन्च करा है। मतलब मैं यूपीआई, मैं गूगल पे चला रही हूँ, मैं यूपीआई मेरे पास, मतलब मेरा एक अकाउंट बना हुआ है किसके अंदर, यूपीआई के अंदर। अब मैं अपने साथ अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्तों को या ऐसे कुछ लोगों को ऐड कर सकती हूं जो कि मेरे साथ क्या कर सकते हैं, लेन देन और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मेरे साथ ही नहीं, अगर वो कहीं और भी करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे आगे माता पिता हैं, ठीक है, मेरे माता पिता हैं, मैंने उस यूपीआई के अंदर, आप यूपीआई के अंदर कितने लोगों को मैक्सिमम जोड़ सकते हैं, तो आपको ये भी क्लियर रखना है। यहाँ पे 5 लोगों को, तो मैंने यूपीआई सर्कल के अंदर कितने लोगों को एंटर कराया, 5 लोगों को एंटर कराया, और उन 5 लोगों को याद रखना है बेटा आपने, उन 5 लोगों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करने के साथ क्या कर दिया, उन्हें कनेक्ट करने के साथ उनके साथ अब मैं क्या कर पा रही हूँ, चीज़ों का ट्रांजैक्शन कर पा रही हूँ। मतलब मैं एक प्राइमरी होल्डर हो गई। मैं प्राइमरी होल्डर मतलब मेरा अकाउंट बना था, मैंने आपको ऐड करा, आपके साथ मैंने 4 लोगों को और ऐड करा। अब आप भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो प्राइमरी अकाउंट होल्डर को दिखाई देगी। और ये ज़्यादा करके किसके लिए अच्छा रहेगा, माता पिता जब बच्चे कॉलेज जाते हैं उनके लिए, या उन सब के लिए, मतलब कि ये कंफर्टेबल रहेगा। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो बेचारे कैश नहीं रख पाते हैं, जो अपने अकाउंट, उनके अकाउंट हैक हो जाते हैं बहुत जल्दी, इन सब चीज़ों को बचाए रखने के लिए क्या बनाया गया है, यूपीआई सर्कल। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए क्या कहता है,
कहता है एनपीसीआई ने लॉन्च करा है एक न्यू यूपीआई फीचर को लॉन्च करा है, ठीक है, याद रखना है आपने, जिसमें क्या बोला है, विल इनेबल द प्राइमरी, मैं प्राइमरी होल्डर हूं ना, तो वो क्या कहता है, वो क्या कर सकता है यहाँ पे, वो सिक्योरली डेलीगेट पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ट्रस्टेड सेकेंडरी यूजर को भी दे सकता है। और वो सेकेंडरी यूजर कौन हो सकता है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। कहता है इट इज अ डेलीगेटेड पेमेंट फीचर, जिससे क्या किया जाएगा, जिससे प्राइमरी यूजर लिंक कर पाएगा ट्रस्टेड सेकेंडरी यूजर्स को, ग्रांटिंग देम पार्शियल, और पूरा भी एक्सेस दे सकता है उनके अकाउंट का, ताकि वो क्या कर सकें, वो पेमेंट कर सकें। प्राइमरी यूजर अकाउंट होल्डर हु स्टार्ट द सर्कल एंड कंट्रोल द डेलीगेशन। और ये भी बेटा एक बेनिफिट है कि जो प्राइमरी यूजर है वो एक लिमिट भी लगा सकता है, कि ऐसे नहीं सारा खाता ही खाली कर दिया अगले दिन उसका, ठीक है, तो बोलने मतलब है एक क्या लगा सकता है वहां पे, रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। कहता है आगे, उसके बाद जो सेकेंडरी यूजर है, अ ट्रस्टेड इंडिविजुअल हु हैज बीन ग्रांटेड पार्शियल और कंप्लीट एक्सेस, वो भी क्या कर सकता है, पेमेंट पर ले सकता है, ठीक है, ये कर सकता है। फिर मैंने आपको बता दिया कितने लोगों को जोड़ सकता है अपने पास, यहाँ पे 5, और सेकेंडरी यूजर कैन एक्सेप्ट डेलीगेशन फ्रॉम ओनली 1 प्राइमरी यूजर, ठीक है, तो उसका एक ही प्राइमरी यूजर होगा, जैसे मेरे मम्मी डैडी की मैं यूजर बन जाऊं, ठीक है। अगला, फॉर फुल डेलीगेशन, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कितना खर्च कर सकते हैं, मतलब आप कैपिंग कर सकते हैं यहाँ पे 15,000 पर डेलीगेशन, और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कितनी हो सकती है, 5,000, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। एनपीसीआई रेगुलेट द रिटेल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, इसको ये किसके साथ स्थापना किया गया था, इंडिया बैंक एसोसिएशन और आरबीआई के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, मुंबई महाराष्ट्र, और इसकी स्थापना की गई थी 2008 में, ठीक है, सीधा करंट अफेयर था, यूपीआई सर्कल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आता है, इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर सीज इंप्रेसिव ग्रोथ, ठीक है भाई, टेलीकम्युनिकेशन के मामले में ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी आपको पता ही है इसके बारे में, ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, और क्या क्या चीज़ें इसके साथ जुड़ सकती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ट्राया की जब हम बात करते हैं, ट्राई भी बोलते हैं, ट्राया भी बोलते हैं इसको, या ट्राई बोल सकते हैं आप, ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। तो ट्राई की स्थापना कब की गई थी, 1997 में, और इसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर हमें नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखते हैं, बात करते हैं। कहता है इन्होंने डेटा रिलीज करा है 2023 और 24 का, इसके अकॉर्डिंग जो टेली डेंसिटी है इंडिया में वो बढ़ चुकी है, और वो कितने प्रतिशत हो चुकी है, 84.51% इन मार्च 2023 में थी, और मार्च 2024 में कितनी हो चुकी है, 85.69%, ये आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, ठीक है। कहता है इसके बाद यहाँ पे इंटरनेट सब्सक्राइबर कितने हो चुके हैं, तो ये डेटा आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर भी बढ़ चुके हैं, और जो वायरलेस डेटा कंजप्शन है वो भी यहाँ पर बढ़ चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल फैक्चुअल है, कोई इतना डेटा याद नहीं रखना है, इतना डेटा आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, कितने से कितना बढ़ चुका है ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, उसके बाद आरबीआई ने 7 एंटिटीज पे क्या लगाया है, कह सकते हो आप क्या लगाया, फाइन लगाया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है पहला मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, कितनी लगी है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे 5 लाख की पड़ी है इनको यहाँ पर। और क्यों पड़ा बेटा, इतनी पेनल्टी क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये अपने नॉर्म्स का वायलेट करते हैं, जो रेगुलेशंस होती है उनका वायलेट करते हैं, इसके लिए लगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये देख लेंगे आप इसके साथ साथ ही। उसके बाद है यूनियन बैंक, देखो लिखा है ना, रीजन भी लिखा हुआ है, नॉन कंप्लायंस विद गवर्नेंस प्रोविजन, इन सब के साथ। उसके अलावा यूनियन बैंक को भी पेनल्टी पड़ी है, किस लिए, केवाईसी एक्सपोजर अक्रॉस बैंक्स, ये आप देख लेंगे कितनी पेनल्टी इनको पड़ी है। उसके बाद अगला क्या आता है आपके पास यहाँ पे, नीदो होम फाइनेंस 5 लाख की पड़ी है अपने नॉर्म्स ना पूरे करने के लिए। अशोक विनियोगा लिमिटेड, ये सब आप पढ़ लेंगे इसके साथ साथ, किस किस को कितनी ज़्यादा पेनल्टी पड़ी है, ठीक है, सीधा फैक्चुअल है बेटा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो ये है इसके साथ इनको पेनल्टीज पड़ी हैं। अगला आता है इंडिया का पहला डिजिटल कोर्ट, जो कि क्या करेगा, हैंडल करेगा चेक बाउंस केसेस को, ठीक है। देखिए बच्चा क्या होता है, मान लेते हैं मैंने आपको कोई चेक दिया, ठीक है, और आप उस चेक को लगाने गए और वो चेक क्या हो गया, बाउंस, मेरे खाते में पैसा ही नहीं था, खाता ही खत्म हो गया, ठीक है, तो बाउंस हो गया आपका चेक। इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए ध्यान रखना है आपने, इंडिया ने
पहला फुली डिजिटल कोर्ट बनाया है जिसका नाम है 24/7 ओन कोर्ट्स डेडिकेटेड टू हैंडलिंग चेक बाउंस केसेस। किससे डील करेगा ये? चेक बाउंस केसेस से। वॉज इनॉग्रेटेड इन कोलम। कहाँ पर खोला गया इसे? कर्नाटका नहीं, केरला में से खोला गया है, याद रखना है आपने। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, कोलम कहाँ पर खोला गया है इसे? केरला में। और ये किसके द्वारा खोला गया है? तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण, याद रखना है आपने। और ये मतलब किस कोर्ट के हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कहता है ये जो पायनियरिंग इनिशिएटिव मार्क सिग्निफिकेंट लीप इन द डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियाज जुडिशरी एमिंग टू स्ट्रीमलाइन कोर्ट प्रोसेस एंड रिड्यूस केस बैकलॉग्स। आप सबको बताया बच्चे कि इंडिया में इतनी जनता है, इतने सारे केसेस हैं, जजेस हमारे पास कम है, इसी के लिए ये बनाए गए हैं कि ताकि जो भी चेक बाउंस से रिलेटेड काम है उन्हें क्या कर दिया जाए, यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आता है आपके पास अपॉइंटमेंट्स एंड पर्सन्स इन न्यूज़, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में, ठीक है। पहला आता है बच्चे यहाँ पे, अब ये देखो कितने खतरनाक नाम है, ठीक है। जो भी है बेटा इसका नाम, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। शीना वार्ता, याद रखेंगे, या शिन वार्ता। ये कौन बने यहाँ पर, कौन है ये? तो ये 37 साल की हैं और वॉज इलेक्टेड एज यंगेस्ट एवर और सेकेंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, कहाँ की? थाईलैंड की, ठीक है। इन्होंने किसे सक्सीड करा है? तो ये नाम देख लेना, चाचाई चचाई करके नाम है इनका, ये देख लेंगे आप इसके साथ साथ। और कहता है थाईलैंड की कैपिटल क्या आती है? बैंकॉक। और करेंसी आती है थाई भट। क्या आती है यहाँ पे? थाई भट, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। करेंसी क्या आती है इनकी? थाई भट इनकी करेंसी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। सीधा फैक्चुअल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। उसके बाद अगला बढ़ते हैं यहाँ पर और अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC। ESIC क्या है बच्चा? जो एम्प्लॉयज का स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जो किसके अंदर काम करता है? लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। उसके अंदर एक IAS को ऐड किया गया है या अपॉइंट किया गया है। क्या नाम है उनका? अशोक कुमार सिंह, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगला, इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं यूएन के लिए। और याद रखना है पहले कौन थी? रुचिरा कंबोज। और अगर आप सबको याद हो तो रुचिरा कंबोज का रिटायरमेंट हो गया था और रिटायर होने के बाद ये सीट वैकेंट थी, अब यहाँ से कोई अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपॉइंट करा है किससे? परवाथानेनिन हरीश को अपॉइंट करा है और अब ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे यूएन में जाकर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहली वुमेन कौन थी? तो आपको पता है रुचिरा कंबोज। और उसके बाद ये अभी क्या सर्व कर रहे थे? तो ये इंडिया के एम्बेसडर थे टू जर्मनी, बट अब ये कहाँ जाएंगे? यूएन में जाएंगे, ठीक है। चलिए यूएन की जब आप बात करते हैं, यूएन की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए 1945 में। यूएन की जब हम बात करते हैं कितनी मेंबर कंट्रीज हैं इसके पास? तो 193, ये भी आप क्लियर रखेंगे। इसकी कितनी बॉडीज हैं मैंने आपको बताई हुई है पिछले करंट अफेयर में भी। कितनी बॉडीज हैं इसकी? 6, जिसमें से एक आती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक आती है आपके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके अलावा आती है यूएन की एक बॉडी आती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद यूएन का सेक्रेटरीट और एक आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए बच्चे कि यूएन नेम किसने दिया था, तो हमें पता होना चाहिए ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशन, ये टर्म किसने दी थी? तो आपको याद रखना है एक नाम आता है फ्रैंकलिन, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट करके इनका नाम आता है। इन्होंने क्या नाम दिया था? पहली बार उन्होंने नाम दिया था यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। अगला आता है नास्कॉम की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नास्कॉम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए पहला तो हमें ये समझना है कि नास्कॉम है क्या। तो ये इंडिया का टॉप लेवल का टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपको याद रखना है राजेश नंबियार को। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है नास्कॉम के? तो आप याद रखेंगे नोएडा में। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। सीधा सीधा करंट अफेयर है। और उसके बाद नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या जाता है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। एम सुरेश बिकम्स इंटरिम AAI
चेयरमैन, ठीक है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चार्ज किसे मिला है? एम सुरेश को। याद रखना है आपने। ये किसे सक्सीड कर रहे हैं? संजीव कपूर को और कुमार को, सॉरी संजीव कपूर तो वो हो गया ना, कुमार है, ठीक है। उसके बाद है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में, ठीक है। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1995 में, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड। चलिए, AI पावर्ड नेशनल पेस्ट सर्वेलियंस सिस्टम, ठीक है। पेस्ट क्या होता है बच्चे? कीट, सुना है ना आपने, जो फसलों में कीड़े लग जाते हैं, कीड़े फसल को खराब कर देते हैं, ठीक है। पत्तों पे कीड़े लग जाना आपने देखा होगा। इस तरीके से बहुत सारे मतलब कीड़े एज वेल एज बीमारियों से बचाने के लिए ये पेस्ट कंट्रोल लाया गया, सर्वेलेंस सिस्टम लाया गया है। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है, इन्होंने AI बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा है। ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है जिसमें किसको? फार्मर को कनेक्ट किया जाएगा किसके साथ? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि वो उन्हें बता पाएं किसके बारे में कि किस तरीके से फसल को मैनेज किया जाए और किससे बचाया जा सके? पेस्ट या फिर कीटनाशकों से बचाया जा सके, कीड़ों से बचाया जा सके, ठीक है, कहता है। और ये किसकी मदद से हो पाया? ICAR, याद रखना है आपने। दिस प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अबाउट, कितने लोगों को मदद करेगा ये? 14 करोड़, याद रखना है आपने यहाँ पर। और NPSS एक डिजिटल इनिशिएटिव है, किसके द्वारा? एग्रीकल्चर और फार्मर डिपार्टमेंट के द्वारा और इस मिनिस्ट्री के द्वारा। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। मतलब अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप अपने फोन का यूज करके पेस्ट से रिलेटेड आप उस पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि मेरी फसल पे ये कीड़ा लग चुका है, या फिर उसे कैसे कंट्रोल करना है, या फिर गाइडेंस, मैंने फसल लगाई अब इस पे कीड़ा तो नहीं लग जाएगा। इस तरीके की भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और फैक्चुअल करंट अफेयर है, अगला पॉइंट इसके बाद। अगला आता है NAL लॉन्चेस स्वदेशी। पहला क्वेश्चन आ गया, स्वदेशी मतलब हमने खुद बनाया है। क्या नाम है इसका? कामिकाजे ड्रोन। इस कामिकाजे ड्रोन को ही कहा जाता है बच्चे सुसाइडल ड्रोन भी कहते हैं इसे आप, या फिर इसे आप सुसाइड ड्रोन भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ इसे एक वर्ड और कहते हैं, ये लिखा हुआ है लॉइटरिंग इम्यूनिएशन। क्या कहते हैं इसे? लॉइटरिंग म्यूनिशन इसे कहा जाता है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये इसके 2-3 नाम आ गए। नाम है सुसाइड ड्रोन, ठीक है। सीधी बात है, मतलब एक ड्रोन होगा हमारे पास, उस पर हम बॉम्ब फिट करेंगे और कैमरा घूमना लगा होगा, वो स्कैन करेगा और वहां पे टारगेट को हिट करेगा और वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा, खुद तो उड़ेगा वहां पे लोगों को भी उड़ा देगा, ठीक है। सीधी बात है। बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, कहता है अगर हम बात करें, ये हमारा मतलब आप ऐसा कह सकते हैं हमारा खुद का बना हुआ ना, हमारा खुद का बना हुआ कामिकाजे ड्रोन है, जिसका मतलब होता है डू एंड डाई, ठीक है। मतलब आप काम भी करिए और मर कर, भाई मतलब मरना भी उधर ही है आपने, डू और डाई नहीं है ये, गांधी वाला नहीं है ये। कौन सा आता है आपके पास? डू एंड डाई, आपको याद रखना है। मतलब आप अपना वहां पे टारगेट सेट करके उड़ाकर मर के आएंगे, खत्म होकर ही आएंगे। कहता है इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं बच्चा, ये अनमैन्ड, इसमें कोई आदमी रोल नहीं है ना बेटा, एरियल व्हीकल विद होम बिल्ट इंजन्स दैट कैन पावर देम टू फ्लाई। कितना किलोमीटर्स तक जा सकते हैं? 1000 किलोमीटर। इसी को मैंने आपको बता दिया, इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसका वैसे भारी पैमाने पे यूज किया गया था यूक्रेन फोर्सेस के द्वारा, किसे टारगेट करने के लिए? रशिया को टारगेट करने के लिए। इट विल बी अराउंड 2.8 मीटर लॉन्ग होगा। विंग्स स्पैन, मतलब इसके विंग्स होंगे यहाँ पे, जिनका अगर हम बात करें, जिनके विंग्स कितने, मतलब कितने विंग स्पैन कितना बताया गया है? 3.5 मीटर का वेट हो जाएगा, वेट ऑफ अबाउट 120 किलोग्राम। और कितना चार्ज अपने साथ लेकर जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, 25 kg, ठीक है। कहता है इट विल बी पावर्ड बाय, अब ये इंजन तो आप देख लेंगे इसके साथ साथ क्या क्या है, पर ये सुसाइडल बॉम्ब है। ये क्या कर सकता है? अपने को तो डिस्ट्रॉय करेगा, सामने वाले की भी धज्जियां उड़ाकर वापस आएगा, ठीक है। याद रहे, वापस नहीं आएगा, खत्म ही हो जाएगा। NAL की बात करें हम, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की। तो इसे इसकी स्थापना किसने करी थी? CSIR ने। और कब करी थी? 1959 में। और इसके हेडक्वार्टर कहां पर आते हैं? बेंगलुरु, कर्नाटका में इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला करंट अफेयर, ठीक है। ये है वो, है ना, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये है कौन सा वाला आपके पास? यही है वो वो क्या बोलते हैं यार इसको, ड्रोन, ठीक है, खतरनाक वाला ड्रोन। चलो आगे। उसके बाद अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे? अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। मोस्ट
इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस बार का टारगेट रखिए, ठीक है। देखिए, पहले तो आप मुझे ये बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग किसके पास है इस बार, ठीक है। पिछली बार तो अनुराग सिंह ठाकुर के पास थी, इस बार उन्हीं के पास है या उनसे छीन ली, मतलब उनसे कहीं और शफल हो चुकी है, आप मुझे बताएंगे। पहला क्वेश्चन, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, यहां से सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 70th, ये आपको याद रखना है, और कौन से ईयर के लिए, 2022 के लिए, मतलब 2024 में 22 का करंट अफेयर आ सकता है, ठीक है, ये वाला करंट अफेयर। कहता है इसके बाद इसकी स्थापना की कब गई थी, नेशनल फिल्म अवार्ड इन इंडिया की 1954 में, और ये वही 1954 है जब भारत रत्न भी बने थे, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ इंडिया, वो भी बने थे, ठीक है, ये भी आपको यहां पर याद करना है। और इन्हें कौन एडमिनिस्टर करता है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। चलिए टेबल पे आते हैं और टेबल के माध्यम से पढ़ते हुए से वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है, सीधा सीधा है और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए बात करते हैं, पहला देखते हैं बच्चा। पहला कहता है बेस्ट फीचर फिल्म किसे मिला है, द मलयालम फिल्म अट्टम, अट्टम एक प्ले होगा कोई, है ना, और डायरेक्टर कौन थे इसके, तो आपने याद रखना है एकानंद एकादशी, याद रखेंगे। और अवार्ड क्या मिला है इन्हें, स्वर्ण कमल का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, स्वर्ण कमल दिया गया है। उसके बाद अगला आता है बेस्ट नॉन फीचर हिंदी और उर्दू फिल्म आईना, आईना मतलब यहां पर मिरर आ गया नाम, और बनाने वाले कौन है, सिद्धांत सरीन, याद रखना है। उसके बाद बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, कंतारा, क्या किसको मिला है यहां पर, कंतारा को आपको यहां पर याद रखना है, और इसे भी स्वर्ण कमल दिया गया है। बेस्ट एक्टर किसे मिला है, ऋषभ शेट्टी, याद रखना है, कंतारा के लिए। उसके बाद है बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन और मानसी पारेख, ये कहां से आती हैं, तिरुचितरम्बलम, ठीक है, कच्छ एक्सप्रेस के लिए। उसके बाद है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन राज मल्होत्रा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता, और एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिंग के लिए ब्रह्मास्त्र को पार्ट 1 के लिए। उसके बाद है बेस्ट डायरेक्टर सूरज बरजात्या, सॉरी, ऊंचाई के लिए। उसके बाद है पंजाबी फिल्म बागी दी धी, याद रखना है आपने, मुकेश गौतम, अब आपके पंजाब के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उसके बाद अलावा बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर, याद रखेंगे आप। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर बॉम्बे जयश्री और सऊदी विलका, अब ये कुछ होता होगा देख लेंगे, ठीक है, उसका मूवी का नाम है ये। उसके बाद है प्लेबैक सिंगर मेल किसको मिला है, अरिजीत सिंह को। उसके अलावा बेस्ट नॉन फीचर फिल्म प्रमोटिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज, कच्छ एक्सप्रेस को, और कच्छ एक्सप्रेस वाली को ही क्या मिला है आपको यहाँ पर, बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला है। चाइल्ड आर्टिस्ट किसे बोला है यहाँ पे, श्रीपत फॉर मल्लिकापुरम, मलयालम फिल्म आती है। बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर फौजा, हरियाणवी फिल्म है, प्रमोद कुमार ने बनाई है। और बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, ये स्टार मार्क करने वाला है, किशोर कुमार, द अल्टीमेट बायोग्राफी ऑथर्ड बाय अनिरुद्धा भट्टाचार्य जी एंड पृथ्वीधार, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा फैक्चुअल है पूरा का पूरा करंट अफेयर, आप देख लेंगे इसके साथ का क्या क्या बनेगा। अगला, उसके बाद आता है नेशनल जियो साइंस अवार्ड दिए गए हैं। पहला ही क्वेश्चन आ जाएगा, जियो साइंस का मतलब क्या होता है बेटा, स्टडी ऑफ द अर्थ को क्या कहा जाता है, जियो साइंस कहा जाता है, ठीक है। देखिए, कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स बांटे हैं, और ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और कितने लोगों को दिया जा रहा है, 21 जियो साइंटिस्ट को दिया जा रहा है। कहां पे, राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर, कहां पर, नई दिल्ली में। टोटल अवार्ड कितने होंगे, 12, कितनों को मिलेंगे यहाँ पे, 21 जियो साइंटिस्ट को 3 कैटेगरी में मिलेगा। पहला रहेगा नेशनल जियो साइंस अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट, दूसरा मिलेगा नेशनल जियो साइंस अवार्ड, और एक मिलेगा यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड, ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। कहता है नेशनल जियो साइंस अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसे मिला है, तो आप याद रखेंगे धीरज मोहन बैनर्जी को मिला है, ये आपने याद रखना है। और क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने फास्फोरस पे रिसर्च, आइसोटोप जियोलॉजी, ऑर्गेनिक जियोकेमिस्ट्री ऑफ प्री कैम्ब्रियन सेडिमेंट्री रॉक्स, इन सब के बारे में डिस्कवर करा था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1851 में, और इसके हेडक्वार्टर कहां पर आते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर कहां पर आते हैं, वेस्ट बंगाल में, ये हमें यहां पर देखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
अगला अगला आता है अम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर अवार्ड। ठीक है, आप सबको पता है रामचरण के बारे में, आरआरआर मूवी आप सबने देखी हुई है, ठीक है, आपको पता है। और इस आरआर मूवी का जो एक गाना है नाटू नाटू, उसको ऑस्कर भी मिला था। ठीक है, ऑस्कर मतलब बेस्ट शायद बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए उनको अवार्ड मिला था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब ये जो है उन्हीं को क्या बनाया गया है यहाँ पर, तो आपने याद रखना है इनको अम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर के लिए ऑनर दिया गया, टाइटल दिया गया इनको। और ये कहाँ पर दिया गया, तो ये 15वां एडिशन चल रहा था किसका, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। कहाँ पर था ये, प्लायस थिएटर, सेंट किल्दा, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, गेस्ट ऑफ ऑनर रामचरण ऑल्सो होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट मेलबर्न आइकॉनिक फेडरेशन स्क्वायर ड्यूरिंग द IFFM 2024। ठीक है, उसके अलावा अभी इनकी और भी बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं जिसमें गेम चेंजर होगा, कियारा के साथ, जानवी कपूर, इन सब के साथ और भी इनके प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आता है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को रेटेड किया गया है किससे, A+ से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुकी थी, पहले भी मैंने आपको क्लासेस में कई बार बोला था कि इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, कब, 2023 में। और कहाँ पे मिला था, ये लंदन में दिया गया था। ठीक है, अब इसके साथ ही थोड़ा सा और कनेक्शन बिठाइए, देखिए बात करते हैं। कहता है RBI की अगर हम बात करते हैं, अभी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, इन्हें रेटेड, इन्हें रैंक बोल सकते हैं, रेटेड किया गया है A+1 से फॉर लगातार 2 सालों से किया जा रहा है। और किसके द्वारा, सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 के द्वारा, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, कहता है क्रिश्चियन केटल थॉमस, रॉयल गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ डेनमार्क, एंड थॉमस जॉर्डन, स्विस नेशनल बैंक, इनको भी किससे नवाजा गया है, A+ रेटिंग से नवाजा गया है। ठीक है, क्या स्केलिंग होती है इसकी, तो आपको याद रखना है A मतलब एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और F का मतलब होता है आउटराइट फेलियर, R मतलब राइट फेलियर इसे आप कह सकते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, RBI ने ज्वाइन करा था एक प्रोजेक्ट नेक्सस को, एक ये मल्टीलेटरल क्या है, एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसमें जो क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स हैं, जो भी पेमेंट्स हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जा सके, उन्हें और फैसिलिटेट अच्छे तरीके से लाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन आता है स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हॉकी इंडिया रिटायर्ड्स जर्सी नंबर, कौन सी वाली जर्सी नंबर, तो याद रखना है 16, इन ऑनर ऑफ PR श्रीजेश। अगर आपको याद हो तो श्रीजेश से मैंने आपको पिछली हफ्ते करंट अफेयर कराया था कि इनको, इनकी टीम मतलब हॉकी टीम को क्या मिला था यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। साथ ही साथ जब पेरिस ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी तो मनु भाकर के साथ कौन थे, तो श्रीजेश थे, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, हॉकी इंडिया ने क्या किससे रिटायर कर दिया है, जर्सी नंबर 16 को आपको याद रखना है। और इन ऑनर ऑफ, अब इनका पूरा नाम आप देख लेंगे, परातु रविंद्रन श्रीजेश याद रखेंगे, ये गोलकीपर हैं और जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया किसके बाद, पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बाद। इनका निकनेम या इन्हें कैसे रिगार्ड किया जाता है, गॉड ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही साथ इन्हें क्या बोला गया है, इन्हें क्या बोला गया है, द वॉल ऑफ इंडिया, क्योंकि गोलकीपर है ना। उसके बाद है इंडियन हॉकी इंडिया ऑल्सो अपॉइंटेड हिम एज अ कोच फॉर द जूनियर मेंस हॉकी टीम, ये आपने याद रखना है। इन्हें अपॉइंट भी कर लिया गया अगले प्रोजेक्ट के लिए। एंड ही वाज ऑनर्ड विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कब दिया गया था इनको, तो आपको याद रखना है, इनको दिया गया था ये 2021 में। ठीक है, याद रखना है आपने, 2021 में इन्हें इससे नवाजा गया था। ठीक है, क्लियर है सबके पास। अब आगे इसी के साथ, अभी इनके साथ और भी होगा आगे। ये सेकेंड इंडियन एथलीट हैं एंड टू बी नेम्ड एज वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 आफ्टर इंडियन वुमेन हॉकी कैप्टन रानी रामपाल। उसके बाद इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है 2015 में। उसके बाद इन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, कौन सा वाला, रैंक 4th वाला, ये भी इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है, कब, 2017 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगेन मैंने आपको पहले शुरू में एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि अब पेरिस ओलंपिक्स की जब आप बात करते हैं वो तो खत्म हो चुका है अपने पास। ठीक है, अब पैरा ओलंपिक्स की स्थापना की जा रही है, मतलब पैरा ओलंपिक्स की स्टार्टिंग की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, आपको देखना ही पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, देखिए ये कौन से नंबर के पैरा ओलंपिक्स होने जाएंगे अब, तो आपको पहला क्वेश्चन याद रखना है 17th नंबर के होंगे। ये पहला क्वेश्चन आप क्लियर रखेंगे।
ये भी कहाँ पर होंगे, ये भी पेरिस और पेरिस फ्रांस में ही होंगे। कब स्टार्ट होंगे ये, तो 28 अगस्त को स्टार्ट होंगे और 8 सितंबर तक चलेंगे। कौन से वाले, ये पैरा ओलंपिक्स, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसका भी मास्कट क्या रहेगा, याद करो, वो फिरजी या फिरजाई इस तरीके से नाम था ना, यही मास्कट इनका रहेगा। और याद रखना है, ये मास्कट इनका आपको क्लियर रखना पड़ेगा। इनका मोटो इस बार होगा गेम्स वाइड ओपन। क्या रहेगा इसका, गेम्स वाइड ओपन, इसका क्या रहेगा यहाँ पे मोटो रहेगा। और पिछली पैरा ओलंपिक्स, सॉरी दूसरे ओलंपिक्स का क्या था, लेट्स मूव, ऐसा कुछ था ना, हाँ लेट्स मूव करके था, इस तरीके से था। और यहाँ पे ये अलग है, ठीक है, देखते हैं। चलिए, कहता है इंडिया के पैरा एथलीट सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव, इन दोनों का नाम दिया गया है कि ये पेरिस पैरा ओलंपिक्स की ओपन सेरेमनी में फ्लैग बियरर होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सुमित अंतिल की बात करते हैं तो ये जेवलिन थ्रो पैरा ओलंपिक चैंपियन है और मेंस कैटेगरी में ये जीते भी थे, कहां पर, टोक्यो में, याद रखना है 2020 में। उसके बाद भाग्यश्री जाधव की आप बात करते हैं तो उनको सिल्वर मेडल मिला है वुमेन शॉट पुट के लिए, याद रखना है, और कहां पर, एशियन पैरा गेम्स में। उसके अलावा इंडिया विल सेंड देयर लार्जेस्ट पैरा ओलंपिक कंटिजेंट टू पेरिस 2024। 84 एथलीट्स जाएंगे और कितने स्पोर्ट्स के लिए, 12 स्पोर्ट्स के लिए। ये आपको यहां पर क्लियर रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेरिस ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक्स की स्टार्टिंग की तैयारी कर लेंगे हम। अगला उसी के साथ करंट अफेयर जुड़ा हुआ है। कहता है चीफ द मिशन कौन होंगे, तो सत्यप्रकाश सांगवान, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है किसके, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के, याद रखना है आपको। और इस समय पे अगर हम बात करते हैं, कुछ न्यू स्पोर्ट्स भी ऐड किए जाएंगे। इंडिया विल compete इन 3 न्यू स्पोर्ट्स। कौन कौन सा, पैरा साइकिलिंग होगा, पैरा रोइंग होगा, उसके बाद ब्लाइंड जूडो, ये सब भी यहाँ पर लाया जाएगा। एंड ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, बता दिया मैंने आपको, 12 होंगे। वेन्यू चेंज फॉर 2024 वुमेन्स T20। अच्छा एक सेकंड बेटा, ये करंट अफेयर अलग है, ये करंट अफेयर अलग है, तभी बोलो ना कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये गड़बड़ अलग है, ठीक है, ध्यान रखना इसका, ये वाला करंट अफेयर अलग है बच्चा। आपको पता है कि बांग्लादेश में क्या इशू चल रहा है, इसीलिए वेन्यू चेंज कर दिया गया है, किसका, T20 वर्ल्ड कप का। ये करंट अफेयर अलग है बच्चा, इसे अलग लिख लेना, ठीक है। चलिए, कहता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कंफर्म कर दिया है कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो पहले कहाँ होने जा रहा था, बांग्लादेश में। पर आप सबको पता है कि बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से इसका वेन्यू शिफ्ट किया जा रहा है, याद रखना है। और कहाँ पर होगा, दुबई में। दुबई में भी 2 जगहों पे बताया गया है, एक आप याद रखेंगे दुबई, और एक लिखा है सरहाज, ये 2 जगह आ जाएंगी, ये आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी बच्चा, 1909 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर हमें कहां देखने को मिलता है, दुबई में देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट, अगला आता है रिपोर्ट्स, बैंकिंग और इंडेक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्ब्स, आप सबको पता है फोर्ब्स के बारे में, फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट 2024, अब इन्होंने एक डेटा रिलीज करा है, इसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी और देख लेते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है। कहता है रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, एक बेंगलुरु की पेमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका रैंक कितना लिखा गया है यहाँ पे, 70th रैंक है ऑन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट एंड द 9th एनुअल रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज, ठीक है, सीधा फैक्चुअल है बच्चा। रेजरपे है इज द ओनली इंडियन कंपनी जिसको इस लिस्ट के अंदर डाला गया है, जिसमें कितने इंप्लॉयज हैं, 3300 याद रखेंगे आप, और जिसका $, कितना बताया गया है यहाँ पे, 742 मिलियन बताया गया है, ठीक है। और पहला और सेकंड रैंक पे कौन आया, तो आपको याद रखना है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस की अगर हम बात करें तो ये रैंक पे है, एक ओपन आई के लिए, एक डाटा ब्रिक के लिए। और इंडिया की एक कंपनी है, क्या नाम है इसका, रेजरपे, याद रखना है, इसका रैंक कितना आया है, 70th, ये हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और आप सबको पता है फोर्ब्स क्या है, तो एक अमेरिकन मैगजीन है, अगर आपको पता हो तो ये अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है, जिसकी स्थापना 1917 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप याद रखेंगे 1917 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला आता है
2024 हुरून इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस, ठीक है। अब भाई ये तो खानदानी, एक ही खानदान है हमारे इंडिया में जो आएगा ही आएगा, ठीक है। और हुरून क्या है बच्चे, तो आप सबको पता है एक लार्जेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू इस डेटा के अकॉर्डिंग अंबानी फैमिली जो है वो क्या कर रही है, टॉप रैंक कर रही है, ये वैल्यू आप पढ़ लेंगे। बजाज फैमिली लेड बाय नीरज बजाज, डायरेक्टर ऑफ बजाज ग्रुप, इनका सेकंड रैंक है, याद रखना है उसके बाद। और थर्ड रैंक किसका आता है, बिरला, चेयरपर्सन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, ये आपको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद है रोशनी नडार मल्होत्रा, रिप्रेजेंटिंग द नडार फैमिली या नाडर फैमिली इन इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडिंग फैमिली ओन्ड बिजनेस, ये देखना पड़ेगा आपको। और क्या रैंक है इनका, फिफ्थ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला कौन सा है, अंबानी, सेकंड कौन है आपके पास, बजाज, थर्ड कौन है, बिरला, फोर्थ कुमारगोली, फिफ्थ कौन है यहाँ पर आपके पास, रोशनी नडार मल्होत्रा वाली नडार कंपनी, ठीक है। उसके बाद अगला आता है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड, इसके बारे में बात कर लेते हैं और बात करते हैं, ठीक है। आप सबने एक नाम सुना होगा इसके साथ, दैट इज वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन की अगर हम बात करें तो इन्हें फादर ऑफ, अगर आप सबको पता हो, इन्हीं को कह सकते हैं आप, इन्हीं को हम फादर ऑफ भी कह सकते हैं, या इनको हाँ, ऐसे लिख लो, फादर ऑफ, इन्हें व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। और इन्हीं को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी हम कह देते हैं, क्या कहते हैं इनको हम, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। बहुत सारे इनिशिएटिव ये लेकर आए थे हमारे पास, जिसमें से अगर हम बात करें, एक है ऑपरेशन फ्लड, और ये ऑपरेशन फ्लड भी इसके साथ एसोसिएटेड था, मैं आपको क्लासेस में भी कई बार बता चुकी हूँ, ये मिल्क प्रोडक्शन के साथ क्या था, पूरा का पूरा एसोसिएटेड था, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं हम, तो हमें याद रखना है नेशनल मिल्क डे हम 26 नवंबर को मनाते हैं हर साल, ठीक है। चलिए आते हैं करंट अफेयर पे और देखते हैं कि करंट अफेयर क्या कहता है। कहता है अकॉर्डिंग टू ब्रांड्स फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक की बात करें 2024 रिपोर्ट, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये जो है वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड बन चुका है, जिसकी रेटिंग कितनी है, AAA+, याद रखना है आपने, AAA+ आप याद रखेंगे लगातार 4 साल। ब्रांड वैल्यू ऑफ अमूल बढ़ चुका है, कितना हो चुका है, 11%, याद रखना है आपने। और ब्रांड की जो स्ट्रेंथ है वो कितना स्कोर करने लग चुकी है, 91 आउट ऑफ 100। अगर हम अमूल की बात करें तो इसने अपनी रैंकिंग पे सुधार करा है, पहले कितना था, 29th, इस साल कितना है, 22nd, स्टार मार्क करने वाला करंट अफेयर हो जाएगा आपके पास ये। और ये मोस्ट वैल्यूएबल और स्ट्रॉन्ग फूड ब्रांड हमें देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड के नेस्ले की बात करें तो ये वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड है, ये ब्रांड है, आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर यूएसए का लेज आ जाएगा, और चाइना का यिली, ठीक है, ये तो मैंने लिखा है पर हाँ लेज आ गए, ठीक है, चलो याद रखेंगे। अगला आता है इसके बाद सेकंड लास्ट सेक्शन है, आई थिंक ये वाला सेकंड नहीं, थर्ड होगा शायद ये, है ना। चलिए बात कर लेते हैं किसके बारे में हम यहाँ पर, डेज के बारे में। पहला, कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 15 अगस्त 2024 को, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा वाला था, 78, याद रखना है आपने। कहाँ पर इसका सेलिब्रेशन हुआ, लाल किले में, जहाँ पे कभी मुगल रहा करते थे, याद हो अगर आपको तो। और उसके बाद दिल्ली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एड्रेस द नेशन एंड डिलीवर्ड 11वीं इंडिपेंडेंस स्पीच उन्होंने यहां पर दी थी, ठीक है। बात करें तो इस डे का क्या सिग्निफिकेंस, थीम क्या बताई गई है, विकसित भारत कब तक, 2047 तक, ये आपको यहां पर याद करना पड़ेगा, ठीक है। कब तक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, विकसित भारत की अगर हम बात करते हैं तो 2047 तक का, ठीक है। मतलब इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाना है 2047 तक। अगला, उसके बाद आता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, कब मनाते हैं हम, हर साल 19 अगस्त को, याद रखना है आपने। और जब भी हम ह्यूमैनिटेरियन डे की बात करते हैं बच्चा, हम उन लोगों को ऑनर करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क पे डालकर दूसरी की लाइफ को बचाया होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को। और कहता है ये इसकी 21वीं एनिवर्सरी है ऑफ द ट्रेजिक अटैक ऑफ UN हेडक्वार्टर इन बगदाद, इराक में अटैक हुआ था। द स्लोगन फॉर 2024 क्या है, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। कई बार स्लोगन नहीं लिखा होगा, थीम पूछ ली होगी, तो थीम भी यही रहेगी, ठीक है। उसके बाद है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा एंड न्यूयॉर्क, 2 जगह पर है। अगला, फोटोग्राफ डे, सीधा क्वेश्चन है, कब आता
आता है 19 अगस्त को, और याद रखेंगे थीम क्या है इसकी, एन एंटायर डे, ठीक है। मेमोरीज हैं ये तो, चलो कोई बात नहीं है ना, फोटोग्राफ का आर्ट क्राफ्ट साइंस ऑफ फोटोग्राफी इससे डील करता है ये। अगला वर्ल्ड संस्कृत डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को, हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो ये मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वन ऑफ दी, ऐसा कह सकते हो, वन ऑफ दी मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है। ये आपको पहला पॉइंट क्लियर रखना पड़ेगा। अगर हमसे पूछा जाए बच्चा, ठीक है, मतलब 1969 में, ऐसा कह लो 1969 में भारत सरकार ने पहली बार ये अनाउंस करा था कि हर साल 19 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, वर्ल्ड संस्कृत डे को क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। और इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है बच्चे, तो आपको याद रखना है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पाणिनि। आप सबने इन ऑथर का नाम पढ़ा होगा। ये कौन थे, तो ये एक संस्कृत ग्रामेरियन थे। कौन थे ये, तो ये संस्कृत एक ग्रामेरियन थे। आपने याद रखना है, ग्रामरन कह सकते हैं आप इन्हें। और याद रखना है इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इनकी एक किताब है जो पूरी की पूरी हमें किसके बारे में डिटेल में बताती है, इनके बारे में, मतलब संस्कृत के बारे में बताती है, जिस किताब का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है इसका, अष्टाध्यायी। आप मुझे बताएंगे पाणिनि किसके दरबार में रहकर गए, दरबार मतलब किस डायनेस्टी के टाइम पर ये रहकर गए हैं, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद संस्कृत दिवस आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये श्रवण पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर विच कंसाइड्स विद द सेलिब्रेशन ऑफ, और इसी दिन हम रक्षाबंधन भी मना रहे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है। इसके बाद अगला आता है सद्भावना दिवस और हार्मनी डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, आपको याद रखना पड़ेगा। हम सबको पता है राजीव गांधी के बारे में, हम सबको पता है राजीव गांधी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जो कि अपनी माता की मृत्यु के बाद 1984 से लेकर 89 तक कहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, एज अ पीएम ऑफ इंडिया बनेंगे ये हमारे पास। और इनको हम किस नाम से, और हम इनका मेन कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में जानते हैं, आईटी की फील्ड में, और भी बहुत जगहों पर है बच्चा, पर आईटी की फील्ड के को फाउंडर कह सकते हैं आप इन्हें। और आप सबको पता है कि इनका असैसिनेशन किया गया था किसके द्वारा, LTT, एक सुसाइडल बॉम्ब जो था, मतलब सुसाइडिंग बॉम्बिंग थी ये वाली। और आपको याद रखना है 21 मई 1991 को इनकी डेथ हो गई थी, जो वो बॉम्ब गिरा था इनके ऊपर, ना वो लेडी थी एक, उसके साथ आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। और 21 मई को हम क्या मनाते हैं, याद रखना है आपने, टेररिज्म डे। क्या मनाते हैं उस दिन हम, एंटी टेररिज्म डे। इंडियन नहीं आ जाएगा बेटा, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, तो एंटी टेररिज्म डे हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो सद्भावना दिवस उनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, और एंटी टेररिज्म उनकी डेथ पे मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है आपने। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद अगला वर्ल्ड मॉस्किटो डे। आप सबको पता है, आपको याद है एलिफेंटियासिस, हमने पिछले हफ्ते न्यूज़ पढ़ी थी, उसके साथ भी मैंने आपको बताया था कि वो भी एक मलेरिया मतलब मलेरिया नहीं, आई एम सो सॉरी, मॉस्किटो ब्रोन डिजीज़ है। आप उसके साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे की अगर हम बात करें, इसे 20 अगस्त को मनाया जाता है। और किसकी याद में हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो सर रोनाल्डो रॉस 1897 दैट द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज ट्रांसमिट मलेरिया बिटवीन ह्यूमंस, ठीक है। इसके अलावा ये मलेरिया ही नहीं, डेंगू होता है, जीका, येलो फीवर, चिकनगुनिया, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं, इससे बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। और इन्हीं को बच्चा 1902 में मेडिसिन की फील्ड में क्या दिया गया था, तो आपको याद रखना है इन्हीं को नोबेल प्राइज दिया गया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या दिया गया था इनको, नोबेल प्राइज, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और पहले इंडियन कौन है जिन्हें क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज, आप मुझे बताएंगे किस फील्ड में। मैं आपको नॉर्मल फील्ड नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ मेडिसिन की फील्ड में। आप मुझे बताएंगे क्या उनका नाम हरगोविंद सिंह खुराना है, या कुछ और नाम है, या हरगोविंद सिंह कुछ और है, देख लेंगे आप इसे और आप मुझे बताएंगे। चलिए अगला आता है यूनाइटेड नेशन डे ऑफ रिमेंबरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। कब मनाया जाता है, 21 अगस्त को, ठीक है, 21 अगस्त को मनाया जाता है। हम सबको पता है कि कितना कुछ चलता रहता है हमारे देश ही नहीं, मतलब प्रदेश में भी, तो उसका असर जो लोगों पर पड़ता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, ये आप देख लेंगे। और थीम क्या थी इसकी, ये आप नोटिस कर लेंगे। चलिए अगली आती है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। हम सबको पता है सीनियर्स का क्या मतलब सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनका क्या हमारी सोसाइटी पे रोल है, उनका अचीवमेंट, उनकी डेडिकेशन, उसके लिए इस डे को यहाँ पर
सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कहता है 19 अगस्त 1988 को रोनाल्ड रेगन की अगर हम बात करें, ये 40th प्रेसिडेंट थे यूएस के, इन्होंने एक प्रोक्लेमेशन दिया था और बताया था कि उस दिन 21 अगस्त को हम क्या मनाएंगे, यूएसए का नेशनल सिटीजन सीनियर सिटीजन डे मनाएंगे। फिर ये वर्ल्ड का बन गया धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अगला आता है फर्स्ट एवर नेशनल स्पेस डे कब मनाया गया, 23 अगस्त 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भाई, चंद्रयान 1 आता है 2008, चंद्रयान 2 आता है 2019, चंद्रयान 3 आता है 2023, और जैसे ही वो सक्सेसफुल हुआ था उसके बाद क्या बोल दिया गया था पीएम मोदी के द्वारा कि हम हर साल 23 अगस्त को क्या मनाएंगे, हम उस साल क्या मनाएंगे, यहाँ पर नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। ठीक है, हम सबको पता है जो चंद्रयान 3 था, इंडिया 4th कंट्री बन चुकी थी जो कहाँ पे लैंड कर रही थी, मून पे। पहली कंट्री थी जो साउथ पोल पे जा रही थी। लैंडर का नाम क्या था, हम सबको पता है विक्रम। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। और उसके अलावा जो वो लैंडिंग साइट है उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट, ये हमें पता है। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर एक बात आपने और देख लेनी है कि ये जो अवार्ड भी दिया गया है किसमें, चंद्रयान 3 की जो टीम है उसे विज्ञान टीम अवार्ड भी दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बुक्स, अगला मतलब सेक्शन आता है आपके पास कौन सा वाला, यहाँ पे बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बुक्स मोदीज गवर्नेंस ट्रम्प रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो किताब है अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये किताब जो है वो मोदी के जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, अंत्योदय और भी बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बताती है, और इसका क्रिटिसिज्म भी भारी पैमाने पे होगा, कोई झूठ नहीं है इस बात पे, ये आप देख लेंगे साथ साथ ही। ठीक है, किसने लिखी है, तरुण चुग, याद रखना है आपने, चुग पढ़ेंगे इनको या जो भी पढ़ेंगे इनका, ये जनरल सेक्रेटरी हैं किसके, बीजेपी के, कहाँ से, नई दिल्ली से। ठीक है, चलिए आगे आता है अगला वाला, अगला आता है बुक अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एंड इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब इस बुक को लिखने वाले कौन है, तो आप याद रखेंगे अल्पना किला वाला, याद रखेंगे आप। और जब हम आरबीआई की बात करते हैं, ठीक है, देखिए बेटा आरबीआई की जब हम बात करते हैं तो आरबीआई का सफ़र ऐसे आसान तो नहीं रहा था। हम सबको पता है कि हमारे इंडिया का जो बैकबोन है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो बैकबोन है, आप कह सकते हैं वो बैकबोन कौन है हमारे पास, वो बैकबोन कौन है हमारे पास, आरबीआई, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, आरबीआई की जब हम बात करते हैं बच्चा, इसकी मतलब इसका आइडिया कह सकते हो, या एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये कब आइडिया दिया गया था, 1926 में। किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है यंग हिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा, यंग हिल्टन के द्वारा, आपको याद रखना है। 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, अगर आप सबको पता हो तो, और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आरबीआई के 4 जोनल अगर हम बात करें ऑफिसेज हैं, एक है कलकत्ता, एक है मुंबई, एक है दिल्ली और एक आता है चेन्नई। ठीक है, चलिए आप मुझे बताएंगे आरबीआई का एम्बलम क्या है या सिंबल क्या है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे आरबीआई का एम्बलम या सिंबल क्या है, और मनमोहन सिंह का क्या रिलेशन है किसके साथ, आरबीआई के साथ, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्या रिलेशन है, क्या वो गवर्नर थे, क्या थे, या एडवाइजर थे, कौन थे, आप मुझे बताएंगे। चलिए लास्ट आते हैं डेथ पे, कुछ इंपॉर्टेंट डेथ जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। उसमें से एक आती है बच्चा, आपको याद रखना है, राकेश पाल, जो कि डायरेक्टर जनरल थे किसके, इंडियन कोस्ट गार्ड के। इनकी डेथ हो चुकी है और इनको हार्ट अटैक हुआ था। ठीक है, ये अभी एक शिप में बैठे हुए थे, उस शिप का नाम था INS अद्यार, और इसमें प्रिपरेशंस चल रही थी क्योंकि राजनाथ सिंह ने आना था यहाँ पर, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही थी, और मीनवाइल इन्हें हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल ले जाने के बाद इनकी वहाँ पर डेथ हो गई। ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, और इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम कब मनाते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 1 फ़रवरी हर साल क्या मनाया जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस साल हमने कौन सा वाला इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया, तो 48th रेजिंग डे मनाया हमने, किसका, इंडियन कोस्ट गार्ड डे का, ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है आपके पास वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन पास्ड अवे, स्टार मार्क कर लीजिए इस करंट अफेयर को। ठीक है, स्टार मार्क कर लेंगे आप इस करंट अफेयर को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, देखिए कहता है वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट पर्सन थी, क्या नाम था इनका, स्पेन की मारिया ब्रानियाज मोरेरा, याद रखेंगे, जिनका जन्म 1907 में हुआ था यूएस में।
में उनकी डेथ हो गई है। और वो कितने एज की थी? तो 117 साल की, आपको यहाँ पर याद रखना है। ब्रेनियास की बात करें तो ऑफिशियली ने रिकॉग्नाइज करा था वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन किसके द्वारा? गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा। और इनसे पहले एक बंदे की और डेथ हुई थी, वो फ्रांस के थे और उनकी डेथ 118, तो 118 साल के वो मरे थे, 117 साल की ये हैं, ठीक थी, मर गई अब, और सो रही थी, सोते सोते मर गई हैं, ठीक है, याद रखेंगे। हिस्टोरिकल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ब्रेनियास 8th ओल्डेस्ट वेरीफाइड पर्सन हिस्ट्री हैं। और बेटा इन्होंने दो मतलब ऐसे बड़े बड़े पैंडमिक देख लिए, वर्ल्ड वॉर देख लिए इन्होंने, फर्स्ट और सेकंड, कोविड-19, सब कुछ इन्होंने झेला है, सब कुछ देखा हुआ इन्होंने। उसके बाद है जेनन कालमेंट, याद रखेंगे आप इनका नाम, ये फ्रेंच वुमेन है, ये ओल्डेस्ट पर्सन एवर रिकॉर्डेड लिविंग टू 122 साल और 164 दिन, बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। और अभी ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन कौन है? तो जापान के टोमिको इतुका, ठीक है, टोमिको इताका आपने याद रखना है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 मई 1908 को। और अभी ये चल रहे हैं क्या हमारे पास? वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन, आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीक के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आंसर ज़रूर दीजिएगा, वो आंसर क्या पता आपके काम भी बहुत ज़्यादा आए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।